तो स्टार्ट करते हैं विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो कोई बता सकता है सबसे पहले एंट्री किसकी होती है इंडिया के अंदर? किस यूरोपियन पावर की एंट्री होती है इंडिया में? पोर्टुगीज। Portuguese. करेक्ट। तो पोर्टुगीज वो द फर्स्ट टू एंटर एंड द लास्ट टू लीव इंडिया। ठीक है, तो उस सेंस में पोर्टुगीज का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, एंड यूपीएससी का हमने जैसे अभी ट्रेंड देखा, शायद 2021 में भी ये सवाल पूछा था कि ब्रिटिशर्स ने कहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था सबसे पहले। तो उस सेंस में पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं पोर्टुगीज का, तो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहला उनका फैक्ट्री? कैलिकट। करेक्ट, कैलिकट, या अभी प्रेजेंट डे कोचिन बोलते हैं ना, कोची। तो वहां पे एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले वास्को डिगामा आते हैं 1498 में। ठीक है, एंड जब वो लैंड करते हैं कैलिकट में, तब ही इज ग्रीटेड बाय अ किंग। तो कोई वो किंग का नाम बता सकते हैं क्या? Zamorin. मना विक्रमा जमोरिन। हाँ, करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए कि जमोरिन नाम था। ठीक है, एज सच अगर टाइम पीरियड की बात करें तो एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना, कि द टाइम पीरियड ऑफ या द कमिंग ऑफ पोर्टुगीज सेलर वास्को डिगामा इन इंडिया इज सिनोनिमस विद बाबर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताना। बाबर से पहले आया था 1400s ना, तो बाबर केम इन 1500s। हाँ, करेक्ट। तो वो 1526 में इंडिया आया था, एंड ये लोग उससे पहले इंडिया में एंटर कर चुके थे, मतलब मुगल डायनेस्टी से पहले आ चुके थे इंडिया में। ठीक है, तो उस सेंस में ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देन इनका पावर जो है धीरे धीरे राइज होता है। ठीक है, एक आगे बढ़ने से पहले बस एक ऑर्डर देख लेते हैं कि कैसे कैसे पावर्स आए थे। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं, फिर डच होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, डच प्रेजेंट डे जो नीदरलैंड और नॉर्वे वाला, उस टाइम नॉर्वे भी किंगडम उसका पार्ट था, तो वो डच लोग थे। ठीक है, अभी तो केवल नीदरलैंड को ही डच हम रेफर करते हैं। फिर इंग्लिश आ रहे थे। ठीक है, देन डेनिश एंड लास्ट में फ्रेंच। ठीक है, सो ये सीक्वेंस रहता है इन पावर्स का इंडिया में आने का। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, वो हमने देखा कि जो वास्को डिगामा है वो सी रूट फाइंड आउट करता है। ठीक है, सो कोई ये बता सकता है कि क्यों फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ा था सी रूट, जबकि ऑलरेडी हमारे पास रेड सी के थ्रू एक रास्ता पहले भी था? मतलब ऐसा नहीं था कि पहले भी ट्रेड नहीं हो रहा था, ट्रेड तो हो रहा था। तो उन्हें क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि रास्ता फाइंड आउट किया इंडिया के लिए? ऑटोमन वाला एरिया ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर कर लिया था, करेक्ट। और वहाँ उनकी मोनोपोली चला रहा था। करेक्ट। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने टेस्ट सीरीज किया था, तो वहां पे हमने बहुत सारे और रीजन देखे थे, लाइक रेनेसा, कि उनमें बहुत सारा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया था, तो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। शिप बिल्डिंग एक्सरसाइजेस थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। कमर्शियल या गिल्ड्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, तो इस कारण हम देखते हैं कि ये सारे जो यूरोपियन पावर्स थे वो इंडिया की तरफ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडली सीक्वेंस रहा था। तो पोर्टुगीज इंडिया में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलिकट से शुरू करते हैं, देन अपना एरिया जो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो वास्को डिगामा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं गवर्नर आते हैं यहाँ पे, तो वो रहते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, वो एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन कैलिकट इन 1500। तो फैक्ट्री जो है पहली तब एस्टैब्लिश होती है। ठीक है, तो यूपीएससी ने अभी 2021 में ही ये सवाल पूछा था कि ब्रिटिश ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करी। तो इस टाइप की छोटी छोटी स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अब ये देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो आफ्टर दैट कोचिन में एक और मतलब कोचिन में हो गई, उसके बाद कन्नौर जो है वहां पे एक फोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, पहले जो इंपॉर्टेंट गवर्नर रहते हैं वो रहते हैं फ्रैंकोसिस दी अल्मेडा। ठीक है, तो इनसे एसोसिएटेड एक पॉलिसी है, कोई उसका बता सकता है क्या? व्हाट वाज दैट पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मेडा से? Blue waters policy. एंड व्हाट वाज दैट ब्लू वाटर पॉलिसी? They wanted to establish Portuguese control over Indian Ocean. राइट। ठीक है, तो उसमें एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, कार्टरेज, इसी पॉलिसी के अंडर। तो कोई भी शिप अगर इन अरेबियन सी या इंडियन ओशन में आता है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा पोर्टुगीज को। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड और कोई भी शिप अगर बाहर की किसी टेरिटरी से
ऐसी टेरिटरी में आता है जो पोर्टुगीज कंट्रोल करे, तो वहां पे उन्हें हार्बर पे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए फिट्योरास एक टर्म था, ठीक है। बट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गवर्नर रहते हैं पोर्टुगीज के, वो रहते हैं अल्फोंसो डी एल्बर्क्यू। तो एल्बर्क्यू के अंदर रियल कंसोलिडेशन होता है पोर्टुगीज पावर का इन इंडिया, ठीक है। तो परमिट सिस्टम वाला जो चीज था वो ये लागू करते हैं, ठीक है। ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, एंड ये एक्चुअली बीजापुर जो एक्वायर कर पाते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली, बहामन जो किंगडम था वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड फिर बीजापुर एक किंगडम निकलता है उसमें से सक्सेसर स्टेट के फॉर्म में, ठीक है। तो उससे वो एक्वायर करते हैं। तो इनको एक्चुअली अलायंस होता है या पेट्रोनेज कह सकते हो, एक इंडियन किंगडम से मिल रहा होता है, जिसके कारण ये इतना सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो उस किंगडम का नाम बता सकते हो क्या? विजयनगर है। करेक्ट। तो विजयनगर एम्पायर से इनके कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होता रहता था। एंड पोर्टुगीज बहुत सारी चीजें इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्फोंसो डी एल्बर्क्यू के टाइम पीरियड के अंदर ही हम लोग देखते हैं अबॉलिशन ऑफ सती होता है, ठीक है। तो जितने एरिया में वो रह रहे होते हैं एटलीस्ट वहां पे वो सती को अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनको फिर रिप्लेस करते हैं, तो फिर नीनो डी क्यूना आते हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम शिफ्टेड हेडक्वार्टर टू गोवा फ्रॉम कोचिन, ठीक है। तो ये इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, और डीयू वगैरह इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। बाद में अल्फोंस बोलिए। अल्बुकर्क में एक पॉइंट है, he started the policy of marrying with the natives and सती भी बैन किया है। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट नीनो डी कुना थे इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने बस वो हेडक्वार्टर था वो गोवा में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो पता भी हमें कि लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड गोवा ही रहता है पोर्टुगीज के लिए, ठीक है। एंड धीरे धीरे दमन वगैरह जो है वो कैप्चर कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। एंड अल्टीमेटली फिर जैसा जैसा पावर और यूरोपियन पावर्स आने लगते हैं, शुरू में तो इनकी मोनोपोली होती है, लेकिन धीरे धीरे और पावर्स आने लगती हैं, तो खासकर डच और जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ ये खासा कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो कन्फ्लिक्ट होता है उसमें ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो अपना सुपीरियोरिटी दिखाते हैं, एंड ये लोग थोड़ा एलिमिनेशन के ओर चले जाते हैं। लेकिन बाद में एक मैरिज अलायंस हो जाता है दोनों किंगडम्स के बीच में, पोर्टुगल के और ब्रिटिश के, जिसमें कि ये लोग बॉम्बे जो है आज का प्रेजेंट डे मुंबई जो है वो डाउरी में देते हैं टू द ब्रिटिश किंग, ठीक है। सो उस सेंस में एक कॉर्डियल रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, एंड दोनों में कोई फिर फाइट देखने को नहीं मिलती है। एंड द पोर्टुगीज आर बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड टू गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। एंड वो दादर नगर हवेली भी उनके अंडर ही रहता है, तो उतना ही वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो कारण देख लेते हैं कि क्या कारण रहे कि दे फेल्ड, ठीक है। तो कोई बता सकता है व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे फेल्ड? पोर्चुगीज डिस्कवर्ड, मतलब वो साउथ अमेरिका के तरफ चलने लगे उसके बाद। हाँ, करेक्ट। वो भी एक रीजन था कि उन्होंने ब्राजील फाइंड आउट कर लिया था, एंड वहां पे एक फोकस उनका ज्यादा उधर उस तरफ चला गया था। इसके अलावा राइज ऑफ न्यू, बोलिए। पोर्चुगीज का इंक्लिनेशन वो रिलीजियस, मतलब रिलीजन की ओर भी ज्यादा था कन्वर्ट वगैरह कराने में, तो इससे नेटिव्स ज्यादा नाराज थे। करेक्ट। तो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस जो थे परसिक्यूशन कर रहे थे वो, और अपना वो मिशनरी एक्टिविटीज बहुत फोर्स में चला रहे थे, ठीक है। तो उस सेंस में लोकल्स नाराज थे। बाकी किंगडम्स हो गए, जैसे कि फिर हम देखते हैं उसी टाइम पीरियड के अंदर नए नए किंगडम्स का भी राइज होना शुरू होता है, तो मराठा एक इंपॉर्टेंट पावर बन के निकलते हैं, ठीक है। तो वो फिर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, जिसके चलते पावर डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। फिर एंट्री हो जाती है इंग्लिश की और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की, तो जो ट्रेड में मोनोपोली थी वो भी खत्म होने लगता है। फिर उसके साथ साथ वो कई इलीगल ट्रेड में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे स्मगलिंग कर रहे हैं, स्लेव ट्रेड कर रहे हैं, और पायरेसी एक्टिविटी तक कर रहे थे, ठीक है। तो इस सेंस में ना ये इनका पूरा वो जो एक रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल जाती है, ठीक है। एंड फिर वो सबके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पोर्टुगीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर पे चलते हैं, विच इज द डच, ठीक है। तो डच क्रोनोलॉजी में सेकंड आते हैं, बट वो इनिशियली ईस्ट इंडीज जो कि प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है वहां
उसको ध्यान में रखकर इस तरफ ईस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट दे लैंड एट सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है वहां लैंड करते हैं। एंड जो पहली फैक्ट्री है ये इंडिया के अंदर मसौलीपट्टनम में बनाते हैं, ठीक है। अभी शायद मसौलीपट्टनम का नाम चेंज करके मछलीपट्टनम कर दिया गया, तो वो देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आते हैं ना तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंड आते ही जितने भी एग्जिस्टिंग यूरोपियन पावर्स होते हैं उनके साथ कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले दे कैप्चर नागापट्टिनम, ठीक है, जो अभी हमने रिसेंटली टेस्ट सीरीज में देखा था कि इट्स अ पोर्ट टाउन इन तमिलनाडु क्लोज टू चेन्नई। सो वहां पे वो कैप्चर कर लेते हैं फ्रॉम द पोर्टुगीज, ठीक है। एंड वो उनका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है सदर्न इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा और भी कई जगह फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं, लाइक पुलिकट, कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, यूपी और बिहार वगैरह के अंदर भी जाकर कुछ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सारे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे ये दे हैव एस्टैब्लिश्ड। एंड ये फर्स्ट वाला लाइक यू सेड मसूलीपट्टनम था, एंड ये नागपट्टनम इट वाज इन 1658, मतलब लास्ट में कैप्चर किया इन लोगों ने। तो सारे कोस्ट है मसूलीपट्टनम, पुलिकाट, सूरत, भीमुनिपट्टनम, चिंसूरा, कसीम बाजार। किसी को पता है कसीम बाजार कहाँ पे? कासिम बाजार शायद अब प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है ना? हाँ अभी सॉरी बांग्लादेश हो गया। नागपट्टनम, बालासोर, कोच्चि, सो सारी मतलब दे हैव एस्टैब्लिश्ड ऑन द होल कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक राइट, ठीक है। तो ये कुछ मतलब फैक्ट्रीज तो कई जगह एस्टैब्लिश करी है, तो जो यूनिक है एक तो उन पे ध्यान देना कि जैसे मसौलीपट्टनम देखोगे तो कई लोगों ने वहां एस्टैब्लिश किया, ब्रिटिशर्स ने भी की थी, डच ने भी की थी, और भी जो पावर आगे आएंगे वो भी देखेंगे। मसौलीपट्टनम में काफी लोग करते हैं, ठीक है। तो वो तो सब में कॉमन है, बट कोई यूनिक है उसको ध्यान रख सकते हैं। जो पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करी थी उस पर थोड़ा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो यही था मेजरली, लेकिन अल्टीमेटली ये भी जैसे बाकी पावर्स का एलिमिनेशन होता है, ये भी इंग्लिश के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। एंड एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है जिसके बाद दोनों के बीच में एक बहुत लार्ज स्केल बैटल होता है। तो कोई वो इंसिडेंट्स का नाम बता सकता है बिटवीन डच एंड इंग्लिश? तो हाँ, तो एबोनाया मैसेकर होता है, ठीक है। एबोनाया इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो वहां पे वो कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स को मार देते हैं, ठीक है, एम्बुश करके। एंड वहीं से फिर एक दोनों के बीच में ऑल आउट वॉर होता है, एंड अल्टीमेटली द वॉर इज कंक्लूडेड विद अ ट्रीटी इन विच द डच डिसाइड, मतलब दोनों के बीच में ये कॉम्प्रोमाइज होता है कि डच वुड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू इंडोनेशिया एरिया, एंड इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स का रहेगा, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए, वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद दोनों का जो एरिया है वो फिक्स हो जाता है, एंड फिर हमें कोई इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बैटल ऑफ बेदारा कहते हैं क्या? बैटल ऑफ बेदारा वो इंडिया में होता है। बैटल ऑफ बेदारा इज इन इंडिया। वो प्रॉब्ली आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो होता है ना, प्लासी के बाद मीर, क्रोनोलॉजी से हम पढ़ते हैं तो पहले मीर जाफर आते हैं, फिर मीर कासिम आते हैं। तो मीर कासिम ऑल्सो वॉन्ट्स टू बेसिकली ओवर थ्रू द रूल ऑफ ब्रिटिश, तब वो डच की हेल्प लेते हैं, एंड तब जो वॉर होता है वो बैटल ऑफ बिदारा, हुगली या चिंसुरा, जो भी मल्टीपल नेम से उसको बोला जाता है। तो बैटल ऑफ चिंसुरा, बेदारा, हुगली जो है वो आफ्टर इट हैपेंस आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, जब मीर कासिम वांट्स टू ओवरथ्रो ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तब ये बैटल ऑफ चिंसुरा होता है। वहां पे भी वो हार ही जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना। ऑलराइट, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, देन नेक्स्ट पावर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो ब्रिटिशर्स जो है वो कंपनी जो है ये 1600 में ही एस्टैब्लिश हो जाती है। एंड एक यूनिक पॉइंट क्या रहता है बिटवीन ऑल द अदर कंपनीज दैट वी हैव सीन और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहता है कि जो बाकी जैसे फ्रेंच हो गया या डैनिश हो गए, तो ये मोस्टली क्या थे, ये स्टेट लेड या स्टेट पेट्रोनाइज कंपनीज थी, ठीक है। मतलब उसमें स्टेट का बहुत ज्यादा रोल था उनको आगे भेजने में। लेकिन इंग्लिश की ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है ये ज्यादातर प्राइवेट लोगों का एक चार्टर बनता है, ठीक है, पूरा वो बोर्ड बैठता है उसके अंदर। तो अल्टीमेटली
मतलब ऐसा नहीं है कि क्वीन एलिजाबेथ का कोई रोल नहीं होता, वो चार्टर अल्टीमेटली वही इशू करती है, लेकिन जो काम जो था मेजरली वो प्राइवेट एंटिटीज ही देख रहे थे। तो इस सेंस में कह सकते हैं कि प्राइवेट था तो थोड़ा सा पुश ज्यादा था कि हाँ पैसा कमाना है, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा एक ये भी डिस्टिंक्शन था कि वो बहुत हेविली क्यों ट्रेड के ऊपर इतना एग्रेसिवली वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो एक चीज ये इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, तो हमें पता है 1600, यस Just to add one more thing what you said, there is often मतलब जितना कहा भी जाता है कि जो बाकी थे मतलब जितने भी यूरोपियन पावर्स थे उनको जब तक ऑर्डर्स मिलते और जब तक एग्जीक्यूट करते तब तक जो ब्रिटिशर्स हैं वो सारा काम कर भी लेते क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये खुद ही से काफी ज्यादा ऑटोनोमस भी थी फंक्शनिंग में, इसलिए काफी ज्यादा अग्रेसिव भी होना अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते थे अपनी फंक्शनिंग में इंडिया में। बाकी लोगों को पूछना पड़ता था अपने घर से। करेक्ट करेक्ट। तो वो एक बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट, 1600 में स्टैब्लिश होता है और इनको मोनोपोली दी जाती है ईस्ट इंडिया ट्रेड में, ठीक है। तो हम जब एक्ट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे ये मोनोपोली धीरे धीरे चेंज होती है। अभी के लिए ये याद रखो, ठीक है। तो अब कंपनी बन गई, अब इन्हें इंडिया में आना है, लेकिन इंडिया में आके परमिशन तो लेना पड़ेगा ना किसी से। तो अब उस टाइम का जो रूलिंग एंटिटी था वो मुगल एम्पायर था मेजरली जो था यहाँ पे। तो सबसे पहले इनके एक एम्बेसडर आते हैं। अभी रिसेंटली हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस भी किया था। तो वो एम्बेसडर का नाम बताओ एंड कौन से किंग के अंडर आए थे उसका नाम बताओ। हॉकिंस, विलियम हॉकिंस अंडर हम्म, जहांगीर। करेक्ट, हाँ, बिल्कुल सही बोला। विलियम हॉकिंस होते हैं, जहांगीर के अंदर आते हैं। परमिशन वगैरह मिलती है उनको फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन पोर्टुगीज भी उस टाइम पहले से ही कोर्ट में होते हैं। मुगल कोर्ट में पोर्टुगीज ऑलरेडी वर देयर। सो वो बेसिकली थोड़ा सा कॉन्स्पायर करते हैं, वो जो परमिशन मिले होते हैं उनको रिवोक करवा देते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से कैप्टन हॉकिंस वर्चुअली उनको जो करने आए होते हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वो एक मतलब सदर्न इंडिया में जाकर मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि वो मछलीपट्टनम में जो है वो ट्रेड स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री नहीं एस्टैब्लिश होती, ठीक है। बाद में अंडर पहली फैक्ट्री जो है सूरत में एस्टैब्लिश करते हैं फिर बाद में, ठीक है। फिर थॉमस रो अगेन एक और एम्बेसडर होते हैं ब्रिटिश, जो कि जहांगीर के कोर्ट में वापस जाते हैं, ठीक है। एंड फिर उनको वहां से वो जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के राइट है वो मिलते हैं। तो फिर आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। सदर्न इंडिया में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनती है, एंड वैसे ऑल ओवर इंडिया बोले तो पहली फैक्ट्री जो है सूरत में बनती है। इसी पे 2021 में क्वेश्चन था कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ था, तो पता होना चाहिए फर्स्ट फैक्ट्री सूरत था। और सदर्न इंडिया की बात करें तो मछलीपट्टनम जो था वो फर्स्ट फैक्ट्री था, ठीक है। तो हम इतना मछलीपट्टनम बात कर रहे हैं, है कहाँ पे ये मछलीपट्टनम, कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश। हाँ करेक्ट, सदर्न ईस्टर्न कोस्ट। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो वो सदर्न ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जनरली ट्रेंड मुगल एम्पायर के अंडर। फिर इनका जो एक टर्निंग पॉइंट आता है वो हम देखते हैं अंडर फारूक सियार आता है, ठीक है। तो फारूक सियार जो है वो एक मैग्ना कार्टा इशू करते हैं जिसमें इनको दस्तक राइट दिए जाते हैं। तो कोई बता सकता है दस्तक क्या था? ट्रेड विदाउट ड्यूटीज। करेक्ट। तो जो जैसे हम बोलते हैं ना पोल टैक्स होता था कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री क्रॉस करते थे तो एक टैक्स देना पड़ता था। तो वहां से इनको फ्रीडम मिल गया था, ठीक है। इन्होंने कुछ थोड़ा एनुअल फी देते थे एंड उसके बिहाफ पे इनको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मूव कर सकते थे, ठीक है। बाद में इसको इस्तेमाल करके वो प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज करने लगे थे और वहीं पे वो लोग कन्फ्लिक्ट में आ गए थे विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, ठीक है। सो इसके साथ एक और राइट भी दिया गया था फारूक सियार के फरमान में, उसके बारे में कोई बता सकता है क्या? कॉइन्स और करेंसी इशू करने का। हाँ करेक्ट। तो करेंसी इशू करने यानी मिंटिंग ऑफ कॉइन्स का भी इनको राइट दे दिया था। तो ये जो उस पीरियड के जो कॉइन्स थे उसको मिंट कर सकते थे अपने एरियाज के अंदर, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। एंड ठीक है, इनको सपोर्ट का करने का कारण भी ये था कि पोर्टुगीज जो थोड़े एंटी हो गए थे, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा कि डिक्लाइन क्यों होने लगा कि वो इलीगल ट्रेड कर रहे थे, पायरेसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उनका रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो चुका था। तो इसलिए
शुरू में भले ही उन्होंने पोर्टुगीज को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में वो पोर्टुगीज के एंटी हो गए एंड ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये याद रखना, मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको EIC के लिए, फारूक सियार के जो फरमान थे। ठीक है, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पे हाँ, उससे पहले चलो ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंच के ऊपर। तो फ्रेंच जो थे, सॉरी उनसे पहले डैनिश आ गए थे। ठीक है, फ्रेंच लास्ट में आया था, डैनिश डिस्कस कर लेते हैं। तो डैनिश जैसे हमने पढ़ा, अभी करेंटली डेनमार्क और जो नॉर्वे वाला जो एरिया है वहां से डैनिश जो थे ये बिलोंग कर रहे थे। 1616 में कंपनी बनती है, 1620 में इंडिया आते हैं, ट्रैंकोबार और तांजोर। ठीक है, वहां पे ये फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा सेरमपुर वगैरह में भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन जनरली ट्रेड का पर्पस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादातर ये मिशनरी एक्टिविटीज के लिए आए थे। ठीक है, सो सेंस में याद रखना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं डेन्स के बारे में, ज्यादातर मिशनरी एक्टिविटीज में रेस्ट्रिक्ट रह गए थे। एंड बाद में इन 1845 वो सारा जो इनका जो एक्टिविटीज होता है वो ब्रिटिशर्स को बेचकर ये यहाँ से इंडिया से रवाना हो जाते हैं। ठीक है, सो सेंस में याद रखना, डैनिश का बहुत ही छोटा सा एक टाइम पीरियड रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंच वर द लास्ट टू कम टू इंडिया। ठीक है, 1664 में एस्टैब्लिश होती है इनकी कंपनी और 1667 में इंडिया में आते हैं ये लोग, मतलब ऑलमोस्ट 50 इयर्स आफ्टर ब्रिटिश कम टू इंडिया। ठीक है, 50 साल बाद आते हैं और पहली फैक्ट्री ये सूरत में एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद मछलीपट्टनम या मसौलीपट्टनम में एस्टैब्लिश होती है, चंद्रनगर में एस्टैब्लिश होती है विच इज नियर टू कैलकाटा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके अलावा माहे यनम पौंडीचेरी कराईकल ये एस्टैब्लिश होता है। एंड अभी हम पौंडीचेरी की बात करते हैं तो वो माहे यनम पौंडीचेरी कराईकल ये सब अभी भी वो पौंडीचेरी का जो एरिया है उसमें आ जाता है। एक सवाल पूछता हूँ, तो ये बताना कि जो पौंडीचेरी है इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये जो पूरी पौंडीचेरी जो यूटी है इट इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। located on both the coasts of India. करेक्ट, तो जो इसमें इसका एक पार्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट पे भी आता है, उसका क्या नाम है? करेक्ट, तो माहे है, याद रखना। तो यनम पौंडीचेरी कराईकल, पौंडीचेरी अगर जोग्राफिकल उसमें देखें तो ये तमिलनाडु में ही पड़ जाता है। एंड यनम कराईकल हम देखें तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। एंड माहे जो है इट वुड लाई इन केरला वाला, ठीक है, एरिया उसमें पड़ जाएगा। Karaikal is also in Kerala. Only Yanam is in Andhra. Karaikal is in Tamil Nadu. Yeah. Tamil Nadu. हाँ, sorry. ठीक है, तो देख लेना कराईकल एंड कराईकल एंड पौंडीचेरी वो तमिलनाडु में है, यनम इज ऑन आंध्रा एंड माहे इज इन केरला। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इनिशियली एक कॉन्फ्लिक्ट होता है फ्रेंच और डच के बीच में, तो डच जो है वो कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को, लेकिन बाद में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रेसविक करके 1697 में, एंड देन इट इज रिस्टोर्ड। ठीक है, तो पौंडीचेरी को कई बार फ्रेंच इंग्लिश भी कैप्चर करेंगे, इनको डच ने भी कैप्चर किया था, लेकिन इनको बार बार वो वापस मिल गई थी। तो उस सेंस में याद रखना, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जिन्होंने कैप्चर किया था, डच ने भी इसको कैप्चर किया था। ठीक है, तो उसके बाद एक सीरीज ऑफ वॉर होता है बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो टोटल हम देखते हैं 3 कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। ठीक है, कार्नेटिक नाम क्यों दिया गया था? व्हाई आर दीज वॉर कॉल्ड कार्नेटिक? कार्नेटिक में हुई थी ना, ये जगह है शायद। हाँ, तो कोरोमंडल जो कोस्ट था ना उसको वो कार्नेटिक करके रेफर करते थे, तो उस सेंस में उसी अलोंग ये वॉर्स हुए थे, तो वो पता होना चाहिए कि इसलिए कार्नेटिक नाम था। ठीक है, तो टोटल 3 वॉर्स थे। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, लाइक क्या कॉज था, क्या रिजल्ट निकला? कोई कर सकता है क्या? ऑलराइट, ठीक है, तो देखो, हाँ बोलो। हाँ, ठीक है, मतलब 3 पावर्स थे। एक था कर्नाटक, मतलब तमिलनाडु में, आई थिंक तमिलनाडु में अनवरुद्दीन था, एंड वो नवाब ऑफ कर्नाटक था, और निजाम भी था शायद, एंड ब्रिटिश, अनवरुद्दीन, फ्रेंच एंड ब्रिटिश।
ये तीनों पावर्स थे. The first war was in 1740. ये ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से एंड होता है. Second war was in yeah. 70-40 नहीं, 70-46 से 48 तक फर्स्ट. बढ़िया हो रहा है क्या? नहीं संजय, आप ही कंटिन्यू कर दो संजय. हाँ ठीक है. अब तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो होता है 46 से 48 रहता है. यहाँ पे मेजरली बस ये देख लेना क्यों हुआ था, क्या आउटकम निकला था. तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं कैप्चर्ड फ्रेंच शिप एंड उसके रिटेलिएशन में फ्रेंच जो होते हैं मद्रास वगैरह को कैप्चर कर लेते हैं. अंडरलाइंग इसका कॉज ये रहता है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है यूरोप में. तो उसकी वजह से फ्रेंच एंड इंग्लिश वर इन राइवलरी ऑन द एंटायर प्लैनेट. ठीक है, जहां जहां ये एग्जिस्ट कर रहे थे एक साथ, वहां वहां सब जगह राइवलरी चल रही थी इनमें. तो उसी का ही मैनिफेस्टेशन इंडिया में दिख रहा था. एंड यहाँ पे फ्रेंच जो है वो विक्टोरियस रहते हैं. ठीक है, बट अल्टीमेटली ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, एंड बोथ रिटर्न ईच अदर देयर टेरिटरीज. ठीक है, तो ऐसा जो गेन हुआ था वो एक तरीके से वापस नलिफाई हो जाता है. नेक्स्ट तो जैसे ही 48 में एंड होता है, उसके एक साल बाद हम देखते हैं 49 में शुरू हो जाता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर, एंड वहां से लेके 54 तक चलता है. इस टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट गवर्नर होते हैं फ्रेंच के, कॉल्ड ड्यूप्ले. ठीक है, who has been known for the policy of subsidiary alliance. तो वो subsidiary alliance जो ब्रिटिश बाद में यूज करते हैं, वो पॉलिसी इन्होंने शुरू की होती है. तो ये पॉलिसी क्या अपनाते हैं, ही ट्राइज टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ लोकल रूलर्स. ठीक है, एंड उसके बेसिस पे ही वाज ट्राइंग टू असर्ट हिज इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो उस सेंस में ब्रिटिशर्स आल्सो रियलाइज के व्हाट ही वाज डूइंग एंड हाउ इट वाज डेट्रीमेंटल टू देयर एम्पायर इन इंडिया. वो भी फिर सेम चीज शुरू करते हैं, देन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो रीजन यही था कि वो लोकल मैटर्स में इन्फ्लुएंस कर रहे थे. सो रिजल्ट होता है अल्टीमेटली जो वॉर होता है उसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, जिसमें वो एक कॉम्प्रोमाइज में आ जाते हैं. ठीक है, बट अल्टीमेटली जो भी गेन्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स अगेन नलिफाई कर जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाला जो ट्रीटी है इट एंड्स विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी. नेक्स्ट थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है. It happens in 1758 to 63. तो ये जो 7 ईयर वॉर चल रहा होता है ऑस्ट्रिया के अंदर, अगेन पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दोनों फोर्सेस लड़ रहे होते हैं. एंड उसका अगेन मैनिफेस्टेशन इंडिया में भी यही होता है कि दोनों इंडिया में भी लड़ रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को थोड़ा अपर हैंड मिल जाता है. एंड अल्टीमेटली ये वाला जो वॉर है इट एंड्स विद ट्रीटी ऑफ वेंडी वॉश. ठीक है, एंड वेंडी वॉश बैटल ऑफ वेंडी वॉश होता है. एंड उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस. ठीक है, सो वहां पे उसके बाद बेसिकली जो फ्रेंच होते हैं दे आर लिमिटेड टू द एरिया ऑफ पौंडीचेरी ओनली. तो उसमें हमने देखा पौंडीचेरी, माहे, यनम, कराईकल, ये जो रीजन होते हैं यहीं तक रेस्ट्रिक्ट रह जाते हैं. एंड दैट्स हाउ ब्रिटिशर्स कंसोलिडेट देयर एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, तो किसी को कुछ और ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? हाँ, इसमें दे स्टार्टेड ऑफ विथ इंटरवीनिंग इन वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन टू पीपल इन कर्नाटक. एक था चंदा साहिब और दूसरा था अनवरुद्दीन. अनवरुद्दीन was sided by English, चंदा साहिब was sided by French. तो ये फर्स्ट वॉर्स में सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन के वजह से हुआ था. एंड थर्ड वॉर इज बिकॉज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन यूरोप बैक देन. 7 years वॉर के वजह से हुआ है. ये वैंडी वॉश, विक्ट्री एट वैंडी वॉश, मतलब ये तमिलनाडु में है. वैंडी वॉश करके एक जगह, ये वंदवासु है अभी. ठीक है, तो ये चीज देख लेना, इसके अंदर इतना ही था इम्पोर्टेंट. ठीक है, देन आई गेस नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सो आफ्टर दैट जब बोले इंडिगो कौन लेकर आया था इंडिया? डच लेके आए थे क्या? नहीं, ये फ्रेंच लेके आए थे. ठीक है, 1777 में लुई बोनार्ड करके. मैं एक्चुअली डच में लिखा हुआ था कि दे वर ट्रेडिंग इंडिगो. Yes, I can also find it here
the Dutch were importing indigo from Yamuna Valley and the central India. So that is why I am also confused with this fact. Because they Importing were तो also Dutch है, but introduced by French actually. हाँ Thank First, you. हाँ नॉर्थ ईस्ट में मतलब असम उस एरिया में फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया है. ईस्टर्न बंगाल कहता है, पता नहीं, पहला इंट्रोडक्शन फ्रेंच ने किया. ठीक है, सही है. सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. ठीक है, अब यूरोपियंस इंडिया में एंटर कर गए हैं, अपना अपना कंसोलिडेट हो गया है. तो नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का क्या सिचुएशन था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो जनरली हम लोग इसको पढ़ते हैं इंडिया एट द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, सो इस पीरियड में डिक्लाइन हो गया था मुगल्स का. ठीक है, तो कोई क्रोनोलॉजी बता सकता है क्या लेटर मुगल्स की? व्हाट वाज द क्रोनोलॉजी, कौन कौन आया था? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह 1 एंड उसके बाद ठीक है, मैं बताता हूँ. तो अलीवर्दी. सबसे पहले नहीं अलीवर्दी नहीं, अलीवर्दी बंगाल में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, तो सुनो, पहले औरंगजेब के बाद आते बहादुर शाह, फिर आते जहांगीर शाह, फिर फारूक सियार, देन मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर 2, शाहजहां 3rd, अकबर 2nd, बहादुर शाह 2nd, जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से जाते हैं. जफर वॉज हिज पेन नेम. ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है 1857 का रिवोल्ट होता है, सब खत्म हो जाता है. ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक रहता है, मतलब सारा पूरा जितना भी मुगल हिस्ट्री है उसके लिए एक निमोनिक रहता है, बाजी सब्जी फॉर माँ साहब. ठीक है, तो ऐसा करके याद रख लेना. बी फॉर बाबर, ए फॉर हुमायूं, ए फॉर एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे आई फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह, जे आई फॉर जहांगीर शाह, एंड एफ ओ आर फॉर विच इज फारूक सियार, एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह, अगेन ए एक और आता है आलमगीर 2nd के लिए, फिर शाहजहां 3rd, एंड देन अकबर शाह 2nd, एंड लास्ट में बहादुर शाह जफर. ठीक है, तो मैं एक बार ये निमोनिक शेयर भी कर दूंगा. ठीक है, तो ये जो लोग रहते हैं जहां बहादुर शाह से, वहां से हम देखते हैं कि डिक्लाइन शुरू होता जाता है, बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होता है, बहुत ज्यादा करप्शन भी देखने को मिलता है, जिसके कारण मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है. ठीक है, सो इसके बाद सक्सेसिव इन्वेजन भी होते हैं. ठीक है, लाइक 1738 में बात करें तो नादिर शाह का इन्वेजन होता है. ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कोहिनूर डायमंड होता है वो भी ले जाया जाता है वहां से, और पिकॉक थ्रोन जो है वो भी ले जाया जाता है, प्लस 70,000 करोड़ रुपीस वो इंडेमनिटी करके ले जाते हैं. ठीक है, जितना भी रॉयल ट्रेजरी में होता है उस टाइम वो ले जाते हैं उठा के. नेक्स्ट उसके बाद आते हैं अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, 1748 से 67 के अंदर. ठीक है, सो वो इन्वेट करते हैं एंड एक बार को पूरा का पूरा मुगल जो है किंग्स को सबको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं. ठीक है, एंड देन ही लीव्स इन 1759. ठीक है, आफ्टर विच उनके जाने के बाद वापस से मराठा जो है वो पूरा एरिया को अपने अंडर ले आते हैं, कंट्रोल कर लेता है. लेकिन फिर 3rd बैटल ऑफ पानीपत होता है. ठीक है, 1761 में, जहाँ पे अहमद शाह अली वापस रिवेंज लेने आते हैं मराठा से, एंड मराठास आर डिफीटेड. ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये बैटल डिसाइड करा था कि हु विल नॉट रूल इंडिया, मतलब हु विल रूल इंडिया नहीं था, हु विल नॉट रूल इंडिया. ठीक है, तो वो वही डिसाइड होता है कि मराठास नहीं रूल कर पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा शॉक मिलता है मराठास को. ठीक है, उस टाइम के जो पेशवा होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है इस वॉर के बाद, एंड ओवरऑल डिक्लाइन में चला जाता है मराठा एम्पायर. ठीक है, सो ये चीज थोड़ा याद रखना. ठीक है, राइट. तो उसके बाद कुछ सक्सेसिव स्टेट एमर्ज होते हैं, जैसे कि बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया. ठीक है, तो ये कुछ सक्सेसिव स्टेट रहते हैं. इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट और स्टेट रहते हैं, जैसे कि मैसूर हो गया, तो इनका इमरजेंस होता है. ठीक है, एंड इसके साथ साथ मराठास भी वापस रीग्रुप करते हैं अपने आप को. तो ये कुछ स्टेट्स हैं, और इनका फिर हम देखते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है इंग्लिश के साथ. ठीक है, तो वो अब सीक्वेंस हम लोग देखते हैं. सो सबसे पहले आई गेस बंगाल की ही बात कर लेते हैं ना.
हाँ, तो बंगाल का थोड़ा वो देख लेना किसने फाउंड किया था। तो मुर्शिद कुली खान ने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद सुजाउद्दीन आते हैं, सरफराज खान आते हैं, फिर अलीवर्दी खान आते हैं। तो लास्ट इंपॉर्टेंट जो है बंगाल की क्रोनोलॉजी में वो अलीवर्दी खान है। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट जो रूलर रहते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है, वो अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी में उनकी ही इज किल्ड एंड देयरफॉर बंगाल जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाता है, ठीक है। फिर फर्दर अवध की बात कर लेते हैं। तो सदात खान जो होते हैं, जिनको बुरहान उल मुल्क नाम से जाना जाता है, वो अवध किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। हैदराबाद जो होता है वो निजाम उल मुल्क जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये सब एक्चुअली जनरल्स ही थे या नोबल्स ही थे अंडर द मुगल एम्पायर, ठीक है। वो अपना सेपरेट होते जाते हैं, धीरे धीरे निकलते जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन तो सक्सेसर स्टेट हो गए डायरेक्टली, बंगाल, अवध, हैदराबाद, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्ट था मुगल एम्पायर का, उसी में से ये निकले थे। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट थे, जैसे कि वोदिया डायनेस्टी का जो मैसूर रीजन था वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका था, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर किंगडम। तो कोई बता सकता है विजयनगर किंगडम का डिक्लाइन कौन से बैटल में हम लोग पढ़ते हैं? कुछ नाम से जाना जाता है उसे। बैटल ऑफ तालीकोटा। करेक्ट, बैटल ऑफ तालीकोटा। और एक कॉमन नेम भी है उसका, और भी एक नाम से जाना जाता है, वो भी काफी फेमस है उस बैटल। करेक्ट, तो राक्षस तंगड़ी, और कभी कभी बैटल ऑफ बनीहट्टी भी बोला जाता है। तो ये तीन टर्म उसके लिए यूज किए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से डिक्लाइन होता है मैसूर का, सॉरी, विजयनगर किंगडम का, एंड मैसूर किंगडम एस्टैब्लिश होता है वोदिया डायनेस्टी के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं लेटर हैदर अली ओवर पावर कर लेते हैं एंड पावर में आ जाते हैं मैसूर के अंदर। उनके बाद उनका बेटा टिप्पू सुल्तान। तो ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मैसूर के अंदर। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट स्टेट था केरला। तब इसको त्रावणकोर बोलते थे, ठीक है, त्रावणकोर किंगडम था। तो मारथड़ा वर्मा जो थे वो उन्होंने फाउंड किया था, और कन्याकुमारी से कोचिन जो था वो एरिया में एक्सटेंडेड था, ठीक है। तो मैसूर के साथ कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में रहे थे ये लोग, ठीक है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे किंगडम्स होते हैं, जैसे जाट का किंगडम एस्टैब्लिश हो जाता है, जो भरतपुर, आगरा, मेरठ वाला जो एरिया है वहां पर, ठीक है। तो महाराजा सूरजमल, आई गेस नाम सुना ही होगा, वो एक इम्पोर्टेंट रूलर थे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सिख किंगडम जो होता है, जैसे कि हम पता है लास्ट जो गुरु होते हैं, 10th गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि मतलब उनका क्या रिलेशन रहा था, या उनका इन कैसे होता है? हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब के अंडर जो 9th सिख गुरु होते हैं, गुरु टेग बहादुर का एग्जीक्यूशन हो जाता है, ठीक है। 10th गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में कुछ बता सकते हो कि क्या रिलेशन रहा था द मुगल एम्पायर? ठीक है, तो इनका भी आई गेस ही वाज असैसिनेटेड समवेयर, मतलब किसी मुगल एक्सपीडिशन के अंडर ही। पहले तो इन्हें रैंक वगैरह दे दिया गया था, लेकिन शायद ही वाज असैसिनेटेड समवेयर, किसी एक्सपीडिशन में लेके गए थे वहां पे। तो इनके बाद इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। इनके बाद नेक्स्ट जो है वो एक कमांडर हुए, ठीक है, बंदा बहादुर करके, इनके नाम से काफी फेमस है। तो बंदा बहादुर के बारे में पता होना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय द ब्रिटिश, सॉरी, मुगल्स के द्वारा ही वॉज किल्ड। आई थिंक प्रॉब्ली फारूक सियार था, ठीक है, जिनके ऑर्डर्स पे एग्जीक्यूट किया गया था इनको। तो लेटर ये जो किंगडम होता है ये डिवाइड हो जाता इनटू 12 मिसल्स, ठीक है। एंड मिसल्स मतलब वो कन्फेडरेसी समझ लो, ठीक है, 6 की कॉन्फेडरेसी थी कि यहाँ यहाँ ये मिसल है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना, वैसा समझ लो, ठीक है। तो उस सेंस में था। एंड इनमें से एक मिसल से एक इंपॉर्टेंट रूलर निकलते हैं कॉल्ड रंजीत सिंह, ठीक है। तो वो फिर पूरा का पूरा ये किंगडम जो है कंसोलिडेट करते हैं। तो कोई बता सकता है कौन से मिसल को बिलोंग करते थे रंजीत सिंह? सुकरचिया करके, सुकर चाकिया। हाँ करेक्ट, सुकर चक्या जो मिसल था उससे बिलोंग करते थे। एंड कोई ये बता सकता है कि सॉरी, तो लाहौर जो था वहां पे ये रूल करते थे, ठीक है। तो वो चीज याद रखना, लाहौर से ये लोग कैपिटल था, रूल कर रहे थे। इनके अंदर ट्रूली कंसोलिडेट हो गया था। एंड आगे देखेंगे कुछ ट्रीटीज वगैरह भी हुई थी, बट अभी के लिए इतना देख लो। फिर नेक्स्ट मराठास देखते हैं। तो मराठास ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मराठास का शिवाजी के बाद थोड़ा सा क्योटिक पीरियड रहता है सक्सेशन को लेके, एंड एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो होता है फिर वो पावरफुल बन जाता है, इतना पावरफुल बन जाता है कि फिर अल्टीमेटली जो पूरा रूल होता है उसके नाम पे चलता है। ठीक है, तो पेशवास का राइज हो जाता है अंडर बाजीराव वन। ठीक है, तो वो बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखी होगी आई गेस, तो वहां से याद रख सकते हो कि बाजीराव वन जो थे वो उनके फादर जो थे वो भी पेशवा थे, फिर उनको पेशवाशिप मिलती है, वो उसको हेरिडिटी बना देते हैं। ठीक है, और फिर डिवाइड हो जाता है पूरा किंगडम अंदर डिफरेंट डायनेस्टीज। ठीक है, तो कोई बता सकता है लाइक क्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था उन डिफरेंट डायनेस्टीज का, मतलब बेसिकली एक कॉन्फेडरेसी बन गया था। तो रीजन बता सकते हैं कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? मराठास का ना? हाँ, मराठास का। तो होलकर्स थे इंदौर में, भोसले थे नागपुर में, एंड सिंधियाज थे अपने ग्वालियर में, और गायकवाड्स बड़ौदा। या राइट। तो ये देख लेना, भोसले भी देख लेना, भोसले शायद नहीं ऐड किया, नागपुर में थे भोसले। ठीक है, तो वहां से हम देखते हैं कि एक कॉन्फेडरेसी बन जाती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो ये था कि ब्रिटिशर्स के एडवेंट के ऊपर इंडिया में क्या हालत हो रखी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा। हाँ, एक टाइटल था, एक इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं बट एक रूलर के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेटर मुगल्स में ही, रंगीला करके। तो वो किससे एसोसिएटेड है? वाजिद अली। नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ करेक्ट, मोहम्मद शाह रंगीला। एंड वो नाम रंगीला है वो उनकी हैबिट्स की वजह से रंगीला था। ठीक है, तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के अंदर नादिर शाह का इन्वेजन होता है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज था। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रूलर रहते हैं इसके अंदर जिनको किंग मेकर का टाइटल दिया गया था, तो उनके बारे में कुछ बता सकता है क्या? किंग मेकर कौन थे? सैयद ब्रदर्स। करेक्ट, तो फारूक सियार और जहांगीर शाह जो होते हैं उनके टाइम पीरियड में इनका इन्फ्लुएंस जो है काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वो चीज याद रखना। जहांगीर शाह के अंदर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है कॉल्ड इजारा सिस्टम। तो व्हाट वाज इजारा? ये लाइक ग्रांटिंग लैंड्स ओनली, इजारा भी, सो दैट रेवेन्यू वहां से ले सकते हैं। हाँ, तो तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जैसे लैंड रेवेन्यू अच्छे से आ नहीं रहा था, तो उसको और रैशनलाइज करने के लिए उन्होंने इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो इजारा में बेसिकली ये बोला गया था कि आप लैंड की बिडिंग होती थी, जैसे बाद में हम देखेंगे ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही करते हैं कि लैंड की बिडिंग होती थी, जो भी हाईएस्ट उसकी बिड लगाता था उतना उसको रेवेन्यू देना पड़ता था। ठीक है, तो ये इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर जहांगीर शाह। ठीक है, जहांगीर शाह के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो था जजिया का अबॉलिशमेंट होना। ठीक है, सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जजिया सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ। कोई बता सकता है कहाँ कहाँ कैसे इवॉल्व हुआ जजिया? मोहम्मद काजिम ने पहले लगाया था। करेक्ट, आगे? सेकंड वाला याद ही नहीं यार। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर जो फिरोज शाह सिकंदर। तुगलक। रुको हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट वॉज फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में हम पढ़ते हैं कि वो वापस जजिया रीइंपोज करते हैं। देन अंडर मुगल एम्पायर हम लोग देखते हैं उसको अबॉलिश करने का जो काम है वो अकबर करते हैं। ठीक है, एंड देन ही बिकम्स द अकबर द ग्रेट। ठीक है, वो इसीलिए बोला जाता है। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब ने उसको वापस रीइंपोज कर दिया था। एंड फिर हम ये अभी जहांगीर शाह में पढ़ते हैं क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहते थे, तो इसलिए वो सबको अपीज करना चाहते थे और इसलिए जजिया को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए पूरा कि जजिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया था, ताकि क्रोनोलॉजी पता होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो ब्रॉडली यही था इन किंगडम्स के बारे में, बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इन किंगडम्स का ब्रिटिशर्स के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो ब्रिटिशर्स का इनिशियली प्लान तो नहीं था कि वो इंडिया में ऐसा कुछ एस्टैब्लिश करेंगे, पहला तो केवल ट्रेडिंग पर्पस था, लेकिन धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती गई उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उस पर वो वर्क करते गए, धीरे धीरे एक एम्पायर बनता चला गया। ठीक है, तो उस सेंस में पता होना चाहिए। सो शुरू होता है इनका राइवलरी, जितने भी पावर्स आते हैं उनके साथ होता है, चाहे वो डच हो गया, चाहे पोर्टुगीज हो गए, बट जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो फ्रेंच के साथ रहता है। फ्रेंच में हमने वो 3 कर्नाटिक वॉर्स देख लिए। ठीक है, तो 1740s में शुरू होता है एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, पहला फ्रेंच वॉर वहां शुरू होता है। नेक्स्ट 1757 में हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसके अंडर पूरा कैप्चर कर लेते हैं ये बंगाल रीजन को। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ क्रोनोलॉजी रहता है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी हम लोग देखते हैं। तो बैटल ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से चालू करते हैं। ठीक है, सो इनिशियली ट्रेड जो होता है इनका सबसे ज्यादा बंगाल में फ्लरिश करता है। तो कोई रीजन बता सकते हो बंगाल में ही क्यों फ्लरिश करता है इनका ट्रेड सबसे ज्यादा? कुछ रीजन है क्या उसके लिए? एलुवियल सॉइल थी ना उधर, मतलब फ्लड प्लेन था एक तरह से एलुवियल। हाँ करेक्ट हो। एक तो बहुत ही फर्टाइल सॉइल था एलुवियल, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया। दूसरा, बाकी जो किंगडम पड़ोगे जैसे वेस्टर्न साइड के जितने भी किंगडम्स थे कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थे। ठीक है, कभी मराठा रेड कर रहे हैं, कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी अहमद शाह आ रहा है, तो कॉन्स्टेंटली रेड होती रहती थी वहां पे। तो उस सेंस में बंगाल थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड पे हो गया था, जिसके कारण इतना ज्यादा अटैक्स नहीं होते थे। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। दूसरा, एफिशिएंट लीडर थे, जैसे अलीवर्दी खान हम पढ़ते तो वो एक बहुत एफिशिएंट रूलर थे वहां के। ठीक है, सो उस सेंस में ओवरऑल बंगाल जो था वो पूरा स्टेबल था, और इस कारण वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड भी होता था, बहुत सारी चीजें भी बनी थी, एग्रीकल्चरली भी बहुत एक्टिव था। कुछ छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रीज भी काफी अच्छी चल रही थी वहां पे। ठीक है, तो इस सेंस में एक रिलेटिव स्टेबिलिटी थी, जिसके कारण इकोनॉमी काफी बूम कर रही थी। उसी सेंस में ब्रिटिशर्स जो कि ट्रेडर्स ही थे, वो तो मर्चेंट्स थे, तो वो जहाँ ट्रेड ज्यादा मिलता वहीं जा रहे थे वो, तो वहां पर उनका एरिया जो है डोमिनेंस थोड़ा बढ़ने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे हमने पढ़ा था, मुर्शिद कुली खान शुरू करते हैं, फिर सुजाउद्दीन आते हैं, फिर सरफराज खान आते हैं, उनके बाद अलीवर्दी खान जो थे लास्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड 1741 से 1756 है, जिनके डेथ के बाद उनका बेटा सिराजुद्दौला जो है वो टेक ओवर करता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला का थोड़ा सा एटीट्यूडनल भी प्रॉब्लम रहता है, क्या बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, ईगो बहुत होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो जिसके चलते ना वो बहुत यस ठीक है, तो जिसके चलते ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं विद डिफरेंट पीपल इन हिज कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो बहुत सारे नाम है, जैसे मीर जाफर, जगत सेठ, राय वल्लभ, एक घसीटी बेगम करके उनकी आंट भी होती है, उनके साथ भी दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनल थोड़े से फ्रैक्शंस या फैक्शंस बन जाते हैं जो कि कंस्पायर करते हैं उनके अगेंस्ट। फिर एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। यार कौन बोल रहा है? डॉक्टर ड्रे, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो यार। ठीक है, तो ये देख लेना, तो सिराजुद्दौला जो था वो इंटरनल फैक्शंस भी डेवलप हो जाते हैं। फैक्शंस हमने देख लिए। फिर एक्चुअली हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगते हैं, जैसे कि जो दस्तक उनको दिए गए थे वो प्राइवेट ट्रेड के लिए यूज करने लगते हैं, या वो जो दस्तक था वो औरों के ट्रेड में पैसा लेकर उनको भी फ्री में पास करवा रहे थे। तो इस तरह से जो रॉयल ट्रेजरी में जाना था वो पैसा वो नहीं जा पा रहा था, तो अलीवर्दी खान के टाइम से ही कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट इस स्टेज पे बढ़ जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इतने ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो फोर्टिफाई करने लगते हैं उनको जो एरिया मिला होता है। ठीक है, कैलकाटा का एरिया, तो कोई बता सकता है कैलकाटा का एरिया किस ब्रिटिश एजेंट ने खरीदा था? क्लाइव है क्या? नहीं विलियम नहीं, तो एक्चुअली हम पढ़ते हैं जॉब चरनॉक के बारे में। ये आई गेस तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री में तो लिखा ही है, एनसीईआरटी का, आई एम नॉट श्योर।
बट उसमें लिखा है जॉब चार्नोक जो है वो 3 गांव खरीदते हैं, ठीक है। कलीकट्टा, सुतानौती और शायद गोविंदपुरी करके एक गांव होता है। उन 3 गांवों को खरीद करके ये कैलकाटा जो सिटी है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। सिमिलरली फ्रांस, मद्रास में भी देख लेना, तो अभी इसी टॉपिक पे है। तो मद्रास का जो सिटी है वो फ्रांसिस डे एस्टैब्लिश करते हैं। वहां पे एक फोर्ट बनता है सेंट फोर्ट जॉर्ज करके, एंड कैलकाटा में सेंट फोर्ट विलियम बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक वो चीज है, ये याद रखना। हम्म, तो जो कैलकाटा इनको मिलता है वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए रीजन मिला था उनको, ठीक है। लेकिन उसको ये फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं ब्रिटिशर्स, जिसके वजह से सिराजुद्दौला जो है अटैक कर देता है उनके ऊपर। कैलकाटा अटैक हो जाता है एंड उसमें मोस्टली जो ब्रिटिशर्स होते हैं क्योंकि पूरा फोर्टिफाई करा नहीं होता है तो इजीली डिफीट हो जाते हैं सिराजुद्दौला से, ठीक है। एंड दूसरा उनके पास सेना भी नहीं होती है इतनी कि वो डिफेंड कर भी लेते हैं उनको। सो he gets the Britishers get defeated एंड उसमें जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होता है, वॉर कह सकते हो वो जो भी था, बट उस कन्फ्लिक्ट के अंदर जो प्रिजनर्स होते हैं उनको फिर वो एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है, विच इज फेमसली नोन एज द ब्लैक होल इंसिडेंट, ठीक है। ब्लैक होल इंसिडेंट था, आगे आगे मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ेंगे कि ब्लैक होल इंसिडेंट को मार्क करने के लिए उन्होंने एक चौराहे पे कैलकाटा में ना एक मूर्ति लगाया था जिसको सुभाष चंद्र बोस तोड़ने जाते हैं। वो आगे पढ़ लेंगे, अभी तो छोड़ते हैं उसको। तो ब्लैक होल इंसिडेंट होता है जिसके एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है ब्रिटिशर्स को कि उन्हें अब एक्वायर करना है ये टेरिटरी या सिराजुद्दौला को पावर में से हटाना, ठीक है। सो ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव के अंडर मद्रास से ये लोग आते हैं, सीक्रेट अलायंस बनाते हैं मीर जाफर के साथ, ठीक है। एंड देन डी डे आता है 1757 का, बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि हार किसका होना है। तो सिराजुद्दौला उसके अंदर इज कैप्चर्ड एंड ही इज किल्ड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मीर जाफर बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड उसमें उनको फिर पेमेंट राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को, ठीक है। उनको एक सर्टेन अमाउंट पैसा जो है पे करना पड़ता है। एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है नवाब की कोर्ट में स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। सो इसके बाद कोई बता सकता है क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, क्या चीजें होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? मीर जाफर ऑल्सो मतलब वो रिवोल्ट करने लगते हैं। देन उसके प्लेस में मीर कासिम को आई थिंक एस्टैब्लिश करते हैं फिर से। देन उसके बाद मीर कासिम भी स्टार्ट्स रिवोल्टिंग बिकॉज इनको सारा दिस थिंग इज गोइंग इनटू ब्रिटिश हैंड्स, इनके ट्रेजरी में कुछ नहीं मिल रहा था, तो मीर कासिम भी रिवोल्ट करता है। देन उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, आई थिंक 3 फोर्सेस विल यूनाइट टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। एक है अवध, बंगाल और मुगल्स, तीनों यूनाइट करते उन हैं। हाँ, उनके वो रूलर्स भी बता दो कौन कौन थे। अवध का याद नहीं है। अवध का शुजा उद्दौला, मुगल में शाह हाँ आलम थे। करेक्ट। एंड मीर कासिम जो बताइए बंगाल से थे वो थे, ठीक है। तो इसमें याद रखना ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है या कई बार लिखा रहता है ना तो हम फटाफट फटाफट वो ऐसा ना होगा सुजा को सिराजुद्दौला पढ़ लिया। सिराजुद्दौला हमने बंगाल में पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी में उनका अंत हो जाता है। यहाँ पे हम सुजा उद्दौला पढ़ रहे हैं, वो अवध से रिलेटेड है, ठीक है। सो इन तीनों की फोर्सेस होती है मीर कासिम, सिजा उद्दौला और शाह आलम की, ठीक है। एंड दे आर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये जो ब्रिटिशर्स की साइड से रॉबर्ट क्लाइव फाइट करते हैं इस वॉर में, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये हेक्टर फॉल्स है। मुनरो करते हैं ना बैटल ऑफ बक्सर में। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो हेक्टर मनरो है, और जो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के अंदर रहते हैं लेकिन यहाँ पे हेक्टर मनरो रहते हैं, ठीक है। तो वो इजीली हरा देते हैं इनको क्योंकि उनके पास सुपीरियर बैटल ट्रेंड आर्मी होती है, ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी वाली गन्स होती हैं, कैनन्स होती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली हरा देते हैं इनको, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन जो है बैटल ऑफ बक्सर का एक ट्रीटी से होता है, तो उस ट्रीटी का नाम बता दो। पर अलाहाबाद। उसके टर्म्स क्या थे ट्रीटी के? आई थिंक मुगल एम्परर सब्सिडी दीवानी अलग। rights, Diwani rights given to East India Company for Bengal, Bihar, and Odisha.
करेक्ट है। तो दीवानी राइट उनको शाह आलम 2 से मिल जाते हैं। वॉर इंडेमनिटी जो होती है वो उनको जो अवध के जो सुजाऊ दौलत है उनसे मिल जाती है, ठीक है। तो इस सेंस में जिन जिन ने भी पार्ट लिया था सबको सफर करना पड़ता है, ब्रिटिशर्स को बस फायदा ही फायदा होता है, ठीक है। तो अवध लिटरली एनेक्स नहीं किया जाता लेकिन एक बफर स्टेट बन जाता है। एनेक्स तो हम देखेंगे आगे चल के होगा ये। तो अभी सिर्फ अवध बफर स्टेट की तरह बन के रहता है, ठीक है। एंड इस वॉर के बाद एक तरीके से ब्रिटिश जो है पूरे बंगाल में कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है। सो इसके बाद एक गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं। तो कौन होता है गवर्नर ऑफ बंगाल? पहला वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव। तो ही वॉज मेड द गवर्नर आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, ठीक है। तो वो देख लेना। फिर 1772 में हम लोग देखते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया रहता है ड्यूअल गवर्नमेंट का फ्रॉम हिज टाइम, जब वो बक्सर के बाद ये गवर्नेंस बनाते हैं। तो ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और जो नवाब होते हैं वो पावर शेयर करते हैं। तो दीवानी या जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स है वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो निजाम के पास रहता है, निजामत जो है उनके पास रहता है, ठीक है। सो वर्चुअली बेसिकली क्या होता है कि सारा का सारा जो टैक्स है वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के साथ, बट उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निजाम की हो जाती है, बट उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं होता। तो उस सेंस में जो पुअर लोग हैं उनका बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो ये इस सेंस में समझ सकते हो। इसके बाद ये जो सिस्टम है इट्स स्टॉप बाय वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, वो फिर इस सिस्टम को स्टॉप करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो जो एक्ट आते हैं उनके थ्रू कैसे ये चीजें आगे मॉडिफाई होती है, ठीक है। सो ये था बंगाल का हिस्ट्री के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में? 1758 में वॉरेन हेस्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर बनाए गए। और रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें चुना था जो कि बक्सर के युद्ध से पहले था। एक बार प्रेसिडेंट बन गए और एक बार गवर्नर बन गए, और रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बन गए। राइट, ओके। देन नेक्स्ट मैसूर पे चलते हैं। तो मैसूर हमने देखा कर्नाटका, प्रेजेंट डे कर्नाटका में था। पहले वोडिया डायनेस्टी थी जो कि विजयनगर डिसइंटीग्रेट होने के बाद में आता है। नेक्स्ट जो वोडिया डायनेस्टी होती है उनको रिप्लेस कर देते हैं हैदर अली एंड टिप्पू हैदर अली, ठीक है। एंड उनके बाद उनका बेटा सक्सीड करता है उनको, टिप्पू सुल्तान, ठीक है। सो इनिशियली बात करें तो एक बहुत लो रैंकिंग ऑफिशियल के तौर में आते हैं हैदर अली, बट धीरे धीरे वो पावर राइज होता रहता है, ठीक है। एंड वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंच के साथ टाइप कर लेते हैं और आर्टिलरी और वॉरफेयर जो है वो टेक्निक उनको बहुत उसमें महारत हासिल हो जाती है, ठीक है। सो जो पॉलीगार्ड्स का इन्फ्लुएंस है उसको कम करते हैं, तो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन जो है अपने किंगडम में बढ़ा देते हैं। एंड बहुत टाइम वो कन्फ्लिक्ट में रहते हैं विद several of his neighbor like Travancore हो गया, मराठास हो गया, एंड निजाम इन द ईस्ट, निजाम ऑफ हैदराबाद इन द ईस्ट। तो इस सेंस में काफी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो उसी सेंस में सबसे पहला हम एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो पढ़ते हैं 1767 to 69, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए किस गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था। तो ये टाइम पीरियड अपने को पता है 67 से 69 जो था ये वॉरेन हेस्टिंग के अंडर रहता है, ठीक है। सो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे रहते हैं। एंड इस दौरान एक वो ट्रीटी कर देते हैं हैदर अली विद निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, जिसमें वो अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करके एक तरीके से उनको न्यूट्रल टेरिटरी बना देते हैं। दैट इज दे वोंट सपोर्ट ब्रिटिश इन देयर एफर्ट, ठीक है। सो बाद में हैदर अली का थोड़ा सा स्टैंड चेंज हो जाता है और वो मराठास को अटैक कर देते हैं, जिसके बाद उनके जो टर्म्स है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है इट एंड्स विद ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ लिया दिया होता है वो सब एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। एंड ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं मैसूर को कि हम लोग आने वाला कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें आपकी हेल्प करेंगे, आपके साइड में आएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो अपने मन मुताबिक जो है वो ये इस टाइप की ट्रीटीज को बनाते थे एंड ब्रेक कर देते थे। तो ये ब्रेक कर देते हैं। त्रावणकोर एक्चुअली एक एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसके कारण मैसूर उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है एंड वो वहां सपोर्ट करने नहीं आता है
हैदर अली को, ठीक है। तो उस सेंस में सेकंड मैसूर वॉर जो है वो स्टार्ट होता है 1780 से 84 में, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो बाकी जो किंगडम्स थे, हैदराबाद का जो किंगडम था, मराठास थे, और जो ब्रिटिशर्स थे, दे कम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद हैदर अली, ठीक है। एंड यहाँ पे हैदर अली लड़ाई के बीच में उनकी डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद टिप्पू सुल्तान जो है वो उनके पार्ट पे इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं। एंड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूड्स विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से कंक्लूड होता है, एंड इसमें अगेन प्रिजनर्स और उनका एक्सचेंज होता है टेरिटरी का। नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, तो ये टिप्पू सुल्तान के अंडर होता है पूरे तरीके से। टिप्पू सुल्तान का जो पीरियड है वो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का जो पीरियड है, इट स्टार्ट्स विद 1790 एंड लास्ट अनटिल 2 years, तो 1792 तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं वो चार्ज लेते हैं, एंड वो टिप्पू सुल्तान को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, एंड अल्टीमेटली टिप्पू सुल्तान हैज टू सरेंडर, ठीक है। यहाँ पे भी हैदराबाद और मराठास जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को ही, एंड ये एंड होता है विद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो इसमें हैवी लॉसेस होता है, टिप्पू सुल्तान को आधा से ज्यादा एरिया चला जाता है, वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ती है, एंड 2 of his son are taken अंडर ब्रिटिश कस्टडी, ठीक है। सो बहुत ज्यादा एक डिप्लोमेटिकली भी लॉस होता है और एक प्रेस्टीज लॉस भी होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर वो वापस कोशिश करते हैं, एंड उसी के कारण हम देखते हैं कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, which starts in 1792 and lasts until 1799। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो चार्ज लेते हैं, एंड वो अल्टीमेटली एलिमिनेट कर देते हैं टिप्पू सुल्तान को, यानी एग्जीक्यूट कर देते हैं इस वॉर के एंड में, ठीक है। एंड दैट्स हाउ पूरा का पूरा जो मैसूर या जो टिप्पू सुल्तान का जो किंगडम था वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। बट इसको वो वोडियार डायनेस्टी को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। आगे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो मैसूर था ना, ये सब्सिडरी अलायंस में चला जाता है, एंड वोडियार डायनेस्टी से फिर वापस टेक ओवर कर लिया जाता है मैसूर को अंडर द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक, ठीक है। तो 1731 में इसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं फॉर मिस गवर्नेंस, ऐसा बोल के यहाँ मिस गवर्नेंस हो रहा है, और ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट बाद में रिपन के अंडर इसको जो इंडिपेंडेंस है वो वापस रिस्टोर कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंस इन द सेंस जो डायनेस्टी होती है उसको वापस रिस्टोर कर दिया जाता है अंडर लॉर्ड रिपन, ठीक है। सो ये था। टिप्पू सुल्तान के बारे में कुछ बता सकते हो क्या, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने करा हो? He was part of Jacobean club. करेक्ट। हाँ वो इन्होंने he एम्बेसीज भी issued खोली new थी, calendar. एम्बेसीज खोली थी दूसरे देशों में। करेक्ट। तो जैकोबियन क्लब हम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। बाद में ये रेन ऑफ टेरर ला देते हैं उधर, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नहीं, थोड़ा कॉन्जर्वेटिव और लिबरल होता है, ठीक है, उस सेंस में। जैकोबियन क्लब जो है उनको सपोर्ट करने के लिए वो एक ट्री भी होता है, ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन अब तक हो चुका है, ठीक है। तो उस सेंस में लिबर्टी के जो आइडियाज थे वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुके थे, तो इसलिए ट्री ऑफ लिबर्टी को ये प्लांट करते हैं सपोर्ट दिखाने के लिए फ्रेंच के साथ, एंड श्रीरंगपट्टनम जो है वहां पर ये लगता है, ठीक है। सो ये याद रख लेना। बाकी न्यू कैलेंडर, न्यू कॉइन सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉलीगार्स का जो पावर है उसको रिड्यूस करते हैं, सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस करते हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी इनके अंदर मिलती है, ठीक है। सो इस सेंस में काफी प्रोग्रेसिव रहता है इनका एम्पायर, तो बस यही था इसमें याद रखने लायक। नेक्स्ट चलते हैं मराठास पे। तो मराठास में हमने देख लिया लूज कॉन्फ्लिक्ट, यस। हाँ, बस एक निमोनिक बता दूंगी ट्रीटीज का, तो मामा श्री करके याद रख सकते हैं। मामा श्री, फर्स्ट वन इज फॉर मद्रास, देन मैंगलोर, एंड थर्ड वन इज फॉर श्रीरंगपट्टनम। हाँ राइट, तो देख लेना निमोनिक अच्छा है मामा श्री करके, ठीक है। मद्रास, मैंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, एंड लास्ट में वाइप आउट ही हो जाते हैं फोर्थ मैसूर वॉर में। तो राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं मराठास पे, ठीक है। सो इनिशियली इन जो भी किंगडम्स हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे हम कह सकते हैं कि पावरफुल किंगडम मराठास का ही था। 1760 का जो वॉर होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, उसमें डिफीट होती है, जिसके कारण इनका जो पावर होता है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो उस सेंस में
वापस ही रीग्रुप करने की कोशिश करते हैं। एंड 5 जो कन्फेडरेसी थी वो भी हमने देखी, लाइक पेशवाज वर इन पूना, गायकवाड्स इन बड़ौदा, होलकर्स इन इंदौर, सिंधियाज इन ग्वालियर एंड भोसले इन नागपुर। ठीक है, तो ये ब्रॉडली कैटेगराइजेशन रहता है इनका, ये पता होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ ट्रीटीज होती हैं इनके और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो शुरू में सबसे पहले जो वॉर होता है, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कह सकते हैं, 1775 से 1782 में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि बॉम्बे वाला प्रेसिडेंसी ट्रीटीज कर लेता है, लेकिन फिर बंगाल वाला उसको फाड़ देता है, उसको फर्जी बता देता है। तो उस सेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत होता है, जिसमें रघुनाथ राव जो है वो बॉम्बे, जो ब्रिटिश बॉम्बे प्रोविंस जो था, प्रेसिडेंसी था, उनसे हेल्प मांगते हैं। तो उसमें वो सेलसाइड और बसाइन कहते हैं कि हमें दे दो एंड हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है, पावर में आने में। तो इस सेंस में ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ सूरत वगैरह जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम तक हम देखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास कर दिया था जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको थोड़ा सा पावर सुपीरियर मिलता है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर वो होते हैं, बट ग्राउंड पे वो कंफ्यूजन रहता है, जिसके चलते नेक्स्ट एक और ट्रीटी साउंड होती है अगले साल, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, तो उसमें रघुनाथ राव को कैलकाटा जो प्रेसिडेंसी है उसके साथ ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, तो कोई बता सकता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? मुगल एंड जयसिंह। करेक्ट, एक्चुअली शिवाजी साइन करते हैं विद आई गेस जय सिंह के साथ ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो वो कुछ अपने जो फोर्ट्स होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं बस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर ब्रिटिश और मराठा के बीच में, ठीक है, 1776, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और छोटी मोटी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, तो इसमें सिंधियाज होते हैं वो एक्चुअली हरा देते हैं बीच में ब्रिटिशर्स को, तो जिसके चलते जो टेरिटरीज एक्वायर करी थी इंग्लिश ने वो इनको वापस देनी पड़ती है। अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है यहाँ पे, तो याद रखना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है, एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई की वजह से 20 साल का पीस पीरियड मिलता है इन्हें। ठीक है, तो रघुनाथ राव को जो हेल्प मिल रही होती है वो बंद हो जाती है, इंग्लिश को सेल्फ सेट मिल जाता है और मराठास को बसाइन जो एरिया था वो वापस मिल जाता है। तो याद रखना ट्रीटी ऑफ सालबाई इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, Starts with Surat, ends with Salbai. Surat, Correct. Purandar, Vadgaon, and Salbai. मतलब बीच का याद रहना है, हाँ, उतना वो नहीं है, बट शुरू का देख लेना, ट्रीटी ऑफ सूरत से चालू होता है एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई से एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो 20 साल का जो गैप पीरियड मिलता है उसके बाद फिर ये 1803 से लेके 1805 में चालू होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो पेशवा होते हैं उस टाइम नाना साहेब, उनकी डेथ के बाद एक सक्सेशन पॉलिटिक्स चालू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है ना, वो हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ बसाइन चालू होता है, जिसके अंडर सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग मराठास जो है, लेकिन होलकर जो है वो थोड़ा सा इसके अगेंस्ट होते हैं, एंटी होते हैं, दे डोंट वांट के ये इसका पार्ट बन जाए। ठीक है, मराठा शुड नॉट बिकम सब्सिडरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो अपोज करते हैं, तो उस सेंस में ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, तो ये पता होना चाहिए। बट एज सच तब तक ब्रिटिशर्स का जो पावर होता है काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट में only Peshwas involved थे, सेकंड में होलकर्स will enter. तो बाजीराव सेकंड जो होते हैं ना वो बेसिकली ये जो ट्रीटी होते हैं उसको साइन कर लेते हैं, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो होलकर जो होते हैं वो काफी पावरफुल हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फिर फैक्शंस इतने ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कि वो किसी एक इंसान की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, सब अपना अपना चलाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक इजी टारगेट मिल जाता है एंटर करने के लिए। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ बसाइन याद रखना, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, तो बस इसमें याद रखना सब्सिडरी अलायंस हो जाता है मराठास के साथ। नेक्स्ट फिर फाइनली थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है,
तो कोई रीजन बता सकते हो थर्ड एंग्लो मैसूरू सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों होता है? रीजन क्या था उसके? पिंडारीज के वजह से ऐसा कुछ रहता है ना? हाँ करेक्ट। तो पिंडारीज एक्चुअली एक एसोसिएट ट्राइब्स कह सकते हो, ठीक है, जो कि जब भी मराठास जो थे वॉर करने जाते थे तो उनके साथ वो भी एसोसिएट हो जाते थे एंड देन उन एरियाज में लूट वगैरह करते थे, ठीक है। तो प्लंडरिंग का काम था उनका। सो जिसके चलते जैसे जैसे मराठा एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगता है तो ये पिंडारीज जो है ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके सब जगह आतंक मचाने लग जाते हैं। तो इनको कर्व करने के लिए एक रीजन मिल जाता है कि इनको कर्व करना है, इसलिए मराठास के साथ वॉर करना जरूरी है। तो लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं 1883 और से लेके 1823, ये टाइम पीरियड होता है एंड इन्हीं के अंडर हम देखेंगे आगे ट्रीटी ऑफ सगौली भी होगा। तो ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इनके अंडर होता है एंड पिंडारीज का कंटेक्स्ट ये लेके वो अटैक कर देते हैं एंड पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं मराठा जो पावर थी उसको। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पेशवाशिप था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं नाना साहिब जो थे, जो अडॉप्टेड सन थे ऑफ द देन पेशवा, उनको फिर एग्जाइल में भेज देते हैं टुवर्ड्स कानपुर, ठीक है। सो वो देख लेना। तो ये पता होना चाहिए अल्टीमेटली एंड होता है विद ट्रीटी ऑफ पूना, ग्वालियर, मंदसौर। तो अलग अलग किंगडम्स के साथ छोटी मोटी अलग अलग ट्रीटीज होती हैं। तो यही थी ट्रीटी ऑफ पूना, ग्वालियर एंड मंदसौर। तो ये याद रखना, ठीक है। सो हाँ रीजंस क्या? हाँ बोलो। एक पॉइंट बोलूंगी यहाँ पे। सो सेकंड में होलकर्स इन्वॉल्व थे ना, तो होलकर्स के लिए ट्रीटी ऑफ मंडसौर। एंड थर्ड में ये जो चल रहा था, दिस इज विद सिंधियास, ग्वालियर में चल रहा था ये सब, ये पिंडारी वाला होल दिस थिंग। तो ये ग्वालियर वालों के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधियास के लिए एंड ट्रीटी ऑफ पूना फॉर पेशवास। एंड अल्टीमेटली जो मेजर चीज हुई थी वो पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है, जो कि वर्चुअल हेड थे मराठा कन्फेडरेसी के, ठीक है। तो ये याद रखना। रीजन क्या थे लॉस के? तो लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश, जहाँ पे जो वेलेस्ली थे, एल्फिंस्टोन थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल गवर्नर थे या मिलिट्री जनरल्स थे एज कम्पेयर टू द लीडरशिप ऑन द साइड ऑफ मराठास, ठीक है। फिर उनका नेचर ऑफ स्टेट भी थोड़ा सा एम्बिगुअस था, कोई यूनिटी नहीं थी, लूज कॉन्फेडरेसी था, तो इस सेंस में मोबिलाइजेशन डिफिकल्ट था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इंफीरियर मिलिट्री सेटअप थे, ठीक है, इकोनॉमिकली भी इतने स्टेबल नहीं थे। तो इस सेंस में ये बहुत सारे रीजन रहे थे कि वो इजीली हरा दिया था। प्लस फिर ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा बेटर डिप्लोमेटिक स्किल थे, तो वो इजीली अपनी साइड लोगों को ले आते थे। तो ये चीज याद रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब में हमने देखा जो राजा रंजीत सिंह थे, हु वाज आल्सो नोन एज शेर पंजाब, ठीक है। तो शुक्रचर्या मिसल से बिलोंग करते थे एंड लाहौर इन्होंने अपना जो है वो एरिया ऑफ फोकस बना लिया था। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट, राजा रंजीत सिंह के अंदर एक ट्रीटी होती है विद ब्रिटिशर्स, बता सकते कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लाहौर। नहीं, पहले राजा रंजीत सिंह के अंडर बात करें तो वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। वो जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है वो एंग्लो सिख वॉर के अंडर होगी, ठीक है। सो जो अमृतसर ट्रीटी थी, हाँ अमृतसर जो ट्रीटी थी उसमें बेसिकली एरिया डिमार्केट कर दिया गया था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द पंजाब किंगडम, या महाराजा रंजीत सिंह के बीच में जो टेरिटरी है वो मार्क कर दी गई थी। तो एक रिवर का इस्तेमाल किया गया था इस बाउंड्री, उस रिवर का नाम बता सकते हो? सतलुज है क्या? करेक्ट, सतलुज है। तो वो एरिया डिमार्केट हो गया था यहाँ से, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। एंड ये जो टाइम पीरियड था दिस वाज अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, शेर पंजाब टाइटल दिया गया था। आगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं शेर पंजाब किसी को टाइटल दिया गया था, क्या नाम था उनका? लाजपत राय। करेक्ट, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, करेक्ट है, ठीक है। हाँ तो ये देख लेना, आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, तो वो फिर जो सदमे ही होता है कि वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट करने लगता है। तो इनमें भी वही चीज होती है, एनसिक वगैरह जो होती है वो कम्युनिटी
इनके जो मिसाइल्स होते हैं कुछ वो सतलुज रिवर को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर एक वॉर होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1845 से 1846, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली पंजाब साइड जो माइनर रूलर होते हैं उनके माइनर सन ऑफ राजा रणजीत सिंह, तो वो रीजेंट के अंदर काम कर रहे होते, तो एज सच कोई ऐसा वर्चुअल लीडरशिप एब्सेंट ही होती है। जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वही इस वॉर को लीड कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली दे आर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड उसका रिजल्ट जो होता है वो फिर इट कंक्लूड्स विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846, ठीक है। सो लाहौर वाला जो ट्रीटी है इसके अंदर हम देखते हैं कि सीधा वॉर इंडेमनिटी इम्पोज कर दिया जाता है 1 करोड़ रुपए का, सिख आर्मी को रिड्यूस कर दिया जाता है, ब्रिटिश रेजिडेंट पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड उस पैसे को पे करने के लिए, जो वॉर इंडेमनिटी होता है उसको पे करने के लिए ये लोग कश्मीर का जो स्टेट है उसको सेल करना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दे पे दिस इंडेमनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बाद, मतलब एटलीस्ट 2 साल बाद ही, जो जनरल्स होते हैं अंडर जो ये महाराजा रजनीत सिंह वाला जो किंगडम होता है इसके अंदर जो कमांडर्स होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर वो वापस रिवोल्ट में आ जाते हैं। एंड देन हैपेंस द सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। तो ये इस टाइम लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड होता है एंड वी नो कि डलहौजी कितने ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट थे, तो वो चुकते ही नहीं है, वो इस पूरा अपॉर्चुनिटी को पूरा यूज करते हैं एंड कैप्चर कर लेते हैं पूरा का पूरा सिख एम्पायर और इंडिया में मिला लेते हैं, ठीक है। सो ये देख लेना कि अल्टीमेटली ये बैटल होता है, और बैटल एक्चुअली 3 जगह होता है, ठीक है। रामनगर चिनिया वाला, बैटल ऑफ गुजरात वो झीलम के पास है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। सो ये 3 वॉर होते हैं, डायरेक्टली कोई ट्रीटी वगैरह कुछ नहीं होती है। रिजल्ट ये होता है कि पंजाब जो होता है एनेक्स कर लिया जाता है एंड जो वो रॉयल फैमिली थी उसको पेंशन देकर बाहर कर दिया जाता है इंडिया से, ठीक है। सो ये था मैसूर के बारे में, सॉरी सिख के बारे में। अमृतसर ट्रीटी है ना, वो ट्राइपार्टेड ट्रीटी है, 3 इसके बीच में, ब्रिटिश, दोस्त मोहम्मद ऑफ अफगान एंड रंजीत सिंह, तो वही डिमार्केशन है। दोस्त मोहम्मद के बीच में थी या सिंध के बीच में थी? दोस्त मोहम्मद ही लिखा है यहाँ पे। अच्छा सॉरी सिंध के बीच में, टू अटैक दोस्त मोहम्मद, सॉरी। हाँ, क्योंकि अफगान से वो बचना चाहते थे इसलिए वो एक फ्रंटियर पे फ्रेंडशिप बनाई थी, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने, तो ये चीज याद रखनी। ठीक है, कोहिनूर तो राजा रणजीत सिंह, कोहिनूर उनको किसने दिया था? किसने दिया था? शाह सूजा। ठीक है, ठीक है। और तो ये था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो हो गया था इंडिया का। तो इस दौरान कई सारी पॉलिसीज आई थी, ठीक है, तो पॉलिसीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी उनको देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉलिसी होती है रिंग फेंस की, तो वो बता सकते हैं किससे एसोसिएटेड थे एंड क्या इसका ऑब्जेक्टिव था रिंग फेंस का? वेलेस्ली का है, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, करेक्ट। तो बफर जोन बनाने के लिए था, ठीक है। तो इसको प्रीडेसेसर बोलते हैं सब्सिडरी लाइंस का, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, सब्सिडरी लाइंस, तो इसके बारे में बताओ। हाँ, ये वेलेस्ली का है। सो हाँ, किंगडम्स आर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन आर्मी। हाँ, उतना ही। मतलब अपना एक प्राइवेट आर्मी रख सकते हैं, बट बाकी सच कोई वैसे आर्मी नहीं रखना। ब्रिटिशर्स अपना रेजिमेंट है या एक परमानेंट आर्मी एस्टैब्लिश कर लेंगे जिसके एक्सपेंसेस वो रूलर देगा, ठीक है। एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो कि इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा कहना ब्रिटिशर्स का था, बट वो करता है, वो अपने को पता है। नेक्स्ट, कोई फॉरेन रिलेशंस नहीं होंगे, सारे के सारे फॉरेन रिलेशन जो है ब्रिटिश डिसाइड करेंगे, ठीक है।
ओरिजिनल आइडिया ये डिप्ले का था, तो याद रखना फ्रेंच गवर्नर का था, ब्रिटिशर्स का ये ओरिजिनल आइडिया नहीं था, ये कॉपी था। ठीक है, सबसे पहला कौन सा स्टेट होता है जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आता है? सतारा। हैदराबाद। हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद। हाँ करेक्ट, निजाम ऑफ हैदराबाद जो वो पहली बार आते हैं। सतारा जो है वो उसके अंडर है, डलहौजी का है, सॉरी, हाँ वो डलहौजी का है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ लैब्स। हाँ, तो हाँ इसका ट्रिक ऐसे याद रख लो ना, पहले हैदराबाद है, फिर मैसूर और फिर तांजोर है। ठीक है, तो मैं जो डेथ हो जाती है ना टिप्पू सुल्तान की, हाँ मतलब टिप्पू सुल्तान की डेथ से पहले ही हम लोग देखते हैं हैदराबाद जो है वो सब्सिडरी अलायंस में आ जाता है। फिर टिप्पू सुल्तान का ये लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं उसको, तो मैसूर अंडर आ जाता है और फिर त्रावणकोर आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा इसका। ये अतुल ने एक बार बताया था HMT करके, या राइट? हाँ HMT करेक्ट, तो HMT करके याद रख सकते हो इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के अंडर होता है। तो ये थोड़ा आई थिंक कंफ्यूजन रहता है कि इंट्रोड्यूस इसको डलहौजी करते हैं, एक्चुअली डलहौजी नहीं करते हैं, ये सिस्टम पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना के रखते हैं, इसको इंटेंसिफाई करने का काम है वो डलहौजी करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी, इट वाज देयर इन इंडिया, क्रिएटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको बस इंटेंसिफाई करने का या इम्प्लीमेंट करने का काम डलहौजी ने किया था। ठीक है, सो इसमें क्या था आइडिया, मतलब कर क्या रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? ब्लड लाइन से अगर मेल एयर नहीं है तो इट विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। करेक्ट, तो सीक्वेंस बता दो कौन सा पहले था इसमें एक्वायर्ड? सतारा पहले। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना। सुंजा करके सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध। सुंजा। अवर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर गया था क्या? उदयपुर रहेगा। हाँ, अवध भी मतलब इसलिए नहीं कि मेल एयर नहीं है, बट अनेक्सेशन तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ही किया है, बट मिस गवर्नेंस के लिए किया है। सॉरी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं होता वो टाइम पीरियड जरूर सिनोनिमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ, लेकिन वो मिस गवर्नेंस के नाम पे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मेल एयर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वाजिद अली शाह जो थे उस टाइम के नवाब, उनका बेटा होता है वहां पे प्रेजेंट, लेकिन फिर उसको मिस गवर्नेंस के नाम पे वो लोग इम्पोज करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लेना, दो चीजें हमेशा ये थोड़ा सा रॉन्ग होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ। एक तो इसमें अमूमन इंक्लूड कर देते हैं लॉर्ड डलहौजी को कि ये बोल के कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस इट। दूसरा जो अवध वाला है वो इस ट्रीटी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर नहीं गया था, वो मिस गवर्नेंस का आइडिया बोल के उन्होंने एनेक्स किया था। ठीक है, सो बस ये याद रखना है इसमें। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। एंग्लो बर्मा वॉर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं अभी, क्योंकि अलग से शायद देखने का टाइम मिलेगा नहीं अपने को। सो एंग्लो बर्मा वॉर होता है पहला, फर्स्ट जो होता है 1824 से 1826 में होता है। ठीक है, सो लार्जली एक तो ये रहता है कि जो उस टाइम का जो बर्मा का जो किंगडम रहता है वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो मणिपुर और असम साइड रखना चाहते हैं, एंड जैसे जैसे जो ब्रिटिशर्स होते हैं एक्सपैंड करते हैं, असम वगैरह में एक्सपैंड करते हैं, तो कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं इनके साथ। ठीक है, तो वहां से फिर कंफ्लिक्ट शुरू होता है, एंड फिर वो देखते हैं कि बर्मा के अंदर बहुत ज्यादा रिच रिसोर्सेज हैं, तो खासकर टिम्बर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था जो कि काफी बेनिफिशियल था इनके लिए। प्लस हम देखते हैं वियतनाम साइड जो है फ्रेंच जो अपना इन्फ्लुएंस काफी बढ़ा देते हैं, एंड वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं बर्मा के साथ। ठीक है, तो उस सेंस में वो नहीं चाहते थे कि फ्रंटियर में हमारे कोई एनिमी आ जाए, तो उस सेंस में एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर होता है, इसमें लोअर बर्मा कैप्चर करते हैं, लॉर्ड आर्मरेस्ट के अंदर ये होता है, विच याद रखना। बर्मा कैप्चर मणिपुर, अराकान,
तो वो एरिया कैप्चर हो जाता है, ट्रीटी साइन होती है इसके अंदर, ट्रीटी ऑफ यांडबू। ठीक है, तो याद रखना ट्रीटी ऑफ यांडबू पहले एंग्लो बर्मा वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वही सेम चीज होती है, इंडेमनिटी ले ली जाती है, मणिपुर को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, असम को अपने अंडर ले लेते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सालों बाद, क्योंकि वो जो ग्रीड होता है इनका ब्रिटिशर्स का, वो इनको अगेन वॉर में ले जाता है। तो इस बार डलहौजी रहते हैं यहाँ पे इंडिया में। एंड सेकंड बर्माइज जो वॉर है, एंग्लो बर्मीज वॉर, वो 1852 में होता है। ठीक है, एंड इसमें जो सेंट्रल कोस्टल प्रोविंस था उसको कैप्चर कर लेते हैं, मतलब पहले लोअर फिर सेंट्रल और फिर बाकी जो बचेगा उसको कैप्चर कर लेंगे थर्ड बर्मा वॉर में। ठीक है, तो ये याद रखना, लोअर बर्मा कैप्चर होता है, डलहौजी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर होता है, जिसके अंदर लॉर्ड डिफरेंट रहते हैं, एंड जो अपर बर्मा होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसे करके बर्मा जो है वो जो ब्रिटिश इंडिया था उसका पार्ट बन जाता है। एंड ये सेपरेट कब होता है? 1934। जो 1935 का एक्ट आता है ना, उसमें उसको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। 48 में ना बर्मा इंडिपेंडेंस। बर्मा इंडिपेंडेंस अलग है, इंडिया से सेपरेट अलग है। ठीक है, पहले वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होता है, बट बाद में उसको सेपरेट कर दिया जाता है 1935। इंडिपेंडेंस उसको 48 में मिलता है। ठीक है, सो ये रहा। नेक्स्ट एंग्लो नेपाल की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में कोई बताओ, ये काफी न्यूज में रहा पिछले 1-1.5 साल में। इसमें मतलब नेपाल से कांटेक्ट गोरखपुर से होती है, यूपी में गोरखपुर है, दैट्स ऑन बाउंड्री। तो इंग्लिश विल annex गोरखपुर, which brought Gorkha's boundary and company's boundary together. So conflict starts due to Gorkha's capture of Butwal and Shioraj. तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंदर है। तो दिस विल एंड विथ ट्रीटी ऑफ सगौली। एंड ट्रीटी ऑफ सगौली का वो क्या था, टर्म्स क्या थी, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, इसमें मतलब हर ट्रीटी में एक तो ब्रिटिश रेसिडेंट को डाल देते हैं वहां पे। एंड हाँ, इसमें नेपाल सीडेड गढ़वाल एंड कुमाऊं एंड हाँ विथड्रू फ्रॉम सिक्किम। उतना ही है ना। इसमें जो बेसिक प्रमाइस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना लिम्पू देवरिया, काला पानी और लिपू लेक, जो अभी नेपाल के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है, उसका डायरेक्ट बेयरिंग ट्रीटी ऑफ सगौली के साथ ही है। तो ये गढ़वाल कुमाऊं ये रीजन याद ना रहे तो उस सेंस में थोड़ा सा ऐसे रखना कि वेस्ट ऑफ काली रिवर, ठीक है, जिसको इंडिया आते हैं ना काली रिवर, तो उसको शारदा भी बोलते हैं, या सरयू भी बोलते हैं। तो वो जो रिवर है उसके वेस्ट का जो पार्ट होगा वो इंडिया का हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट में पार्ट वो कुमाऊं गढ़वाल रीजन है, उसके वेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में वो इंडिया का पार्ट बन गए। उसके जो राइट साइड में पड़ेगा या जो ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ नेपाल। ठीक है, फर्दर ईस्टर्न साइड में सिक्किम को उन्होंने इंडिपेंडेंस दिला दिया, तो उस तरीके से पूरा नेपाल का जो किंगडम है वो कन्फाइन हो गया था। ठीक है, एंड अभी जो डिस्प्यूट चल रहा था वो यही चल रहा था कि इंडिया और नेपाल के बीच में ये डिस्प्यूट है कि नेपाल वो जो रिवर है काली, जिसकी हम बात करते हैं कि वेस्ट साइड में जो है वो लिम्पियादुरा आना चाहिए, लिपू लेक, वो सब आना चाहिए। हम क्लेम करते हैं कि जो रिवर है वो उनके वेस्ट साइड में पड़ता है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, वो जो रिवर है वो थोड़ा सा और वेस्टर्न साइड में है, और ये जो 3 जो एरियाज थे वो नेपाल के अंडर आ जाता है। तो ठीक है, इस सेंस में डिस्प्यूट है एंड ट्रीटी ऑफ सगौली से डायरेक्ट बेरिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर हमने एक और अभी जस्ट पढ़ा था, कौन सा वॉर हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। करेक्ट, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ना, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, देख लेना। इसके अलावा एंग्लो तिब्बत वॉर भी होता है। ठीक है, एंग्लो तिब्बत इतना ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि अभी इसकी भी डायरेक्ट बेरिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट है बॉर्डर का, उससे हो सकता है, क्योंकि तिब्बत वॉज इनिशियली अंडर सुजरानिटी ऑफ चाइना। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि चाइना का ये वाला पीरियड जो है इसको बोलते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ये 1800 से लेके 1900 वाला, ये इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन बोलते हैं चाइना के लिए, कि चाइना जो भी आ रहा था वो चाइना को हरा के जा रहा था। ठीक है, तो तिब्बत भी अपने आप में एक थोड़ा सा ऑटोनॉमस हो गया था, तो उस सेंस में तिब्बत से डायरेक्ट ट्रीटी कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, एंड एक बाउंड्री डिसाइड हो गया था कि ये बाउंड्री रहेगा। ठीक है,
तो अभी जब रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो क्या, बट इंडिपेंडेंस के बाद चाइना ने उस ट्रीटी को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, क्योंकि दे सेड कि चाइना वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट ट्रीटी, ये बोल के उन्होंने सेपरेट हो गए थे। ठीक है, सो इतना याद रखना। नेक्स्ट और तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? ये टिबेट वाला इट एंड्स विद ट्रीटी ऑफ लासा। हाँ करेक्ट, ट्रीटी ऑफ लासा सेंड होता है, याद रखना। एंड यहाँ पे शायद यंग हस्बैंड करके कमीशन वो था करेक्ट रेजिमेंट, करेक्ट। उसको भेजे, हाँ, तो वो याद। लेकिन वो लोग नेगोशिएशन नहीं मानते हैं, तो देन यंग हस्बैंड विल फोर्सफुली पुश इनटू टिबेट, देन दलाई लामा फ्लेड फ्रॉम देयर। करेक्ट, तो यही था इसमें याद रखने का। ऑलराइट, देन चलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। तो कोई समराइज करेगा क्या कॉजेस थे, क्यों हुआ था? पॉइंट्स ये तो हमने सब, मिस कर हाँ। दिया इससे पहले, फॉरवर्ड पॉलिसी और मास्टरली इनएक्टिविटी। हाँ, वो कंक्लूड कर दो। तो फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड ने लाया है। तो बैक देन व्हेन रशियंस दे वर फियरिंग ऑफ रशियन इन्वेजन थ्रू नॉर्थ वेस्ट, तो इन लोगों को लगा कोई बफर जोन बनाना चाहिए, तो दे थॉट वील मेक अफगानिस्तान एज द बफर जोन। तो इसके अंडर ट्राईपार्टेट ट्रीटी, दोस्त मोहम्मद ट्राईपार्टेट ट्रीटी सिख और शाह शुजा एंड ब्रिटिश के अंडर दे डू अ ट्राईपार्टेट ट्रीटी। तो इसके अंडर दे मेक अफगानिस्तान एज द फ्रंटियर, बफर बना देते हैं। एंड एनी टाइम दे ऑल दीज थ्री पार्टीज विल बी अटैकिंग दोस्त मोहम्मद ऑफ अफगानिस्तान। शायद यही था। आई होप आई एम राइट। ठीक है, ये फॉरवर्ड पॉलिसी था। एंड मास्टरली इनएक्टिविटी ये जॉन लॉरेंस के अंडर था। सो दे रियलाइज मतलब ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, देन बिकॉज it was taking a lot of money for them to fight the Afghan wars, तो जॉन लॉरेंस ने स्टॉप कर दिया इसको। there's no requirement of fighting wars in Afghanistan, तो ये मास्टरली इनएक्टिविटी है। तो लॉर्ड ऑकलैंड का बस ये याद रखना, लॉर्ड ऑकलैंड का बोला जाता है कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक था अटैक करना, क्योंकि उन्होंने जब अटैक किया था तो उनके बाद बहुत सीवियर लॉस हुआ था उनको, एंड उसी के चलते और लॉर्ड ऑकलैंड को समय से पहले रवाना कर दिया गया था इंडिया से। तो बहुत छोटा टेन्योर रहा था उस सेंस में। ठीक है, फिर जॉन लॉरेंस का आई थिंक हो ही गया डिस्कस, मास्टरली इनएक्टिविटी। लेटन के अंदर एक पॉलिसी आती है, हाँ लेटन के अंदर पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व की आती है। ठीक है, तो वो एक्चुअली रिलेशन को थोड़ा सा एम्बिगुअस नहीं रखना चाहते थे, तो इसलिए वो ट्रीटी वगैरह ऑफर करते हैं। ठीक है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं। जो उस टाइम आई गेस शेर अली होते हैं जो प्रीमियर होते हैं काबुल के अंदर। ठीक है, तो वो रिफ्यूज कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है। ठीक है, तो लिटन अगेन फाइट होती है, काफी लंबी चौड़ी, काफी नुकसान होता है इंडिया को। थोड़ी देर के लिए ब्रिटिशर जीत भी जाते हैं। अल्टीमेट इसका जो कंक्लूजन होता है ट्रीटी ऑफ गैंडमेक से होता है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ गैंडमेक 1879 से इसका एंड होता है। लेकिन जैसे उसको वो साइन कर लेते हैं तो उसके बाद वापस रिबेलियन होता है, एंड जो सब चीजें अरेंजमेंट ब्रिटिशर्स ने किया था उसको वापस तहस नहस कर दिया जाता है। अल्टीमेटली उनको रियलाइज होता है ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, इट्स ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशन या ग्रेवयार्ड फॉर मिलिट्रीज। ठीक है, कोई नहीं जीत सकता यहाँ पे। सो उस सेंस में लॉर्ड रिपन जो है वो पीस वापस एस्टैब्लिश कर देते हैं और अफगान को एज ए बफर स्टेट रखना चाहते हैं। सो ऑकलैंड और ये लिटन के अंडर ये एक तरीके इनकी मिस्टेक ही कह सकते हैं कि इन्होंने अटैक किया था अफगानिस्तान को। ठीक है, तो उस सेंस में याद रखना। बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाकी हमने रिसेंटली कल टेस्ट सीरीज में भी देखा था, ड्यूरेंट लाइन जो थे तब का इंडिया जो है उसके और अफगानिस्तान के बीच में फॉर्म हो जाती है। अभी वो पाकिस्तान के अंडर पढ़ते हैं हम, लेकिन टेस्ट सीरीज में उसको इंडिया के साथ जोड़ के बोला गया था, तो देख लेना इंडिया के साथ भी वो ड्यूरेंट लाइन लगती है। ठीक है, क्योंकि हमारे मैप में हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ टच होता है, अराउंड 108 किलोमीटर भी इसी टाइम होता है ना।
हाँ, बैटल ऑफ सारागढ़ी, बट वो मूवी की वजह से ज्यादा फेमस है ना, Right. इतना वो रेलेवेंस है नहीं इसका, तो देख लेना। ठीक है, यही है। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? ठीक है देन, नेक्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 पे चलते हैं। तो इसमें कॉजेज बता दो कोई। इंडियट कोर्स तो वो एनफील्ड राइफल वाला था, लेकिन फिर और भी कॉजेज थे, मतलब जमींदार और नवाब नाराज थे। वो अभी अभी वो सब्सिडरी अलायंस और वो डॉक्टर एंड ऑफ लैब्स, वो सब ब्रिटिश द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में मैं बता देता हूँ। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की वो काफी प्रॉब्लम्स थे उनके अंदर। जैसे हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवारी, महलवारी, तो सब में ही जो पेजेंट्स थे वो सफर कर रहे थे। ठीक है, दूसरा आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट्समैन जो थे, जैसे जैसे ये स्टेट्स एनेक्स हो गए तो उनको जो पेट्रोनेज मिल रहा था आर्टिस्ट को, हैंडीक्राफ्टमैन को, वो पेट्रोनेज खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली शहरों से निकलकर गांवों की तरफ जाने लगे। ठीक है, फिर जो एनेक्सेशन की वजह से जो ऑलरेडी फैमिलीज थी जो कि एम्प्लॉय करती थी सोल्जर्स को, तो वो क्लास जो थी सोल्जर्स की, वो एक तरीके से डिसबैंड हो गई थी। तो अब उनके पास करने को कुछ था नहीं, करे वो सारी लाइफ लड़ाई वगैरह ही करे थे वो लोग। तो फिर वो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं उनके खुद के। फिर हमने देखा जो पॉलिसीज थी विद रिस्पेक्ट टू द किंगडम्स, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडरी लाइन्स, तो उनका जो प्रेस्टीज था वो खत्म कर देता। तो उस सेंस में वो भी एक कम बैक चाहते थे अपना। ठीक है, तो उन पॉलिसीज को रिजेक्ट करने के लिए भी किंगडम्स जो थे वो रिबेलियन में आ गए थे। ठीक है, फिर रिलीजियस, कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेस भी थे। जैसे हम देखते हैं कि वो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज काफी बढ़ा देते हैं। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आता है 1856 अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, फिर कुछ कन्वर्जन लॉज या सती या विडो रिमैरेज जैसे वो एक्ट्स ला देते हैं, जो जिसकी वजह से जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है ये बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। और फिर रॉयल एनफील्ड वाला जो एनफील्ड राइफल थी, अ, उसका रिजल्ट भी सॉरी, तो ये चीज इसमें इंक्लूड कर लेना कि एनफील्ड राइफल्स में वो बेस ऐसे ही बोला गया था कि उसमें शायद काऊ का फैट यूज हो रहा है उन राइफल्स के कारतूस के अंदर। ठीक है, तो वो चीज था एक तो काउ एंड इम्पोर्टेंट। पिग फैट बोथ, इसीलिए हाँ, मतलब दोनों को प्रॉब्लम था। करेक्ट, दोनों को प्रॉब्लम था। इसके अलावा कुछ जो उनको अलाउंसेस मिलते थे ओवरसीज फाइट करने के, वो अलाउंसेस भी बंद कर दिए गए थे। ठीक है, देन देयर वाज डिस्पैरिटी बिटवीन ब्रिटिश सोल्जर्स एंड जो इंडियन सोल्जर्स रहते थे, उनके बीच में भी डिस्पैरिटी रहता था। जो ब्रिटिश सोल्जर की स्टार्टिंग सैलरी होती थी, वो इंडियन सोल्जर की उसके रिटायरमेंट के टाइम सैलरी होती थी। तो इतना ज्यादा डिस्क्रिपेंसी था जिसके चलते इशू था। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। ठीक है, तो ये सब कुछ रिजल्ट है जिसके चलते हम देखते हैं कि म्यूटनी जो होती है वो शुरू होती है। प्लस एक और क्या चीज थी इसके अंदर, ठीक है, हाँ, मतलब फिर ये जो रूमर्स भी बहुत ज्यादा फैल गए थे। ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो बोल्डर्स जो है वो जानबूझकर वो आटे के अंदर मिला देते हैं, तो एज टू बेसिकली कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी। तो इस टाइप के जो मिथ थे वो भी बहुत ज्यादा, हाँ करेक्ट, तो ये मिथ भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गए थे। ठीक है, तो उस सेंस में याद रखना। एंड लास्ट जो ट्रिगर पॉइंट था, अवध का एनेक्सेशन रहा था। ठीक है, अवध को इन्होंने एनेक्स कर लिया था 1856 के अंदर। ठीक है, तो वो एनेक्सेशन से हुआ क्या कि सबसे ज्यादा जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, वो अवध से आते थे। और अवध का एनेक्सेशन करने का मतलब वो एक तरीके से धोखा दे दिया उनको। ठीक है, तो उस सेंस में वो भी चार्ज अप हो गया था एनवायरमेंट। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और फिर उनके चलते हम लोग देखते हैं कि रिवोल्ट जो है जगह जगह ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है,
तो ये 1857 का जो रिवोल्ट है इसको फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस कौन बोलता है? एनीवन? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? सावरकर। हाँ करेक्ट, वीडी सावरकर इसको बोलते हैं, तो पता होना चाहिए। उन्होंने पहली बार इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब इसको हाँ तो वीडी सावरकर। हाँ वीडी सावरकर बोलते हैं, ठीक है। देन प्रोग्रेस ऑफ रिवोल्ट देखो कि रिवोल्ट चालू कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहरमपुर में एक नेटिव इन्फेंट्री होती है, ठीक है, वो एक्चुअली अटैक कर देती है, ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स पे ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं एक और आइसोलेटेड इवेंट होता है मंगल पांडे का, ठीक है, इन बैरकपुर इन 1857, जहां पे वो अपने एक सुपीरियर को किल कर देते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। एंड वहां से एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है और वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाता है ये, हाँ। आफ्टर विच जो अवध रेजिमेंट होता है वहां पे जो नेटिव इन्फेंट्री के लोग हैं वो म्यूटनी कर देते हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो म्यूटनी हो जाती है एंड जो सोल्जर्स होते हैं वो वहां से निकल के मार्च कर देते हैं टुवर्ड्स दिल्ली। एंड वहां जो मुगल एम्परर होता है बहादुर शाह जफर, उसको अपना एलिजेंस डिक्लेयर कर देते हैं एंड उसको कन्विंस करते हैं कि आप रिवोल्ट के अंदर शामिल हो जाओ, ठीक है। इनिशियली वो थोड़ा रिलेक्टेंट रहते हैं और उन्हीं के रिलेक्टेंस की वजह से ही ये मिशन कभी प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा याद रखना, ठीक है। बाकी फिर ये पूरे इंडिया के अंदर फैल गया था एंड अलग अलग रीजन में अलग अलग लीडर्स थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो मैं रीजन बोलता हूँ तो आप नाम बता देना, ठीक है। तो झांसी में कौन लीड कर रहा था इसको? तात्या। इसमें अरे जो यार, कानून बैठा है ना, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ रानी दोनों ही लक्ष्मीबाई कर रहे यार। थे ना, लक्ष्मीबाई और तात्या। हाँ मैं तात्या तोपे हेल्प कर रहे थे उनकी, ठीक है। मेजरली उसमें रूरल लीडर जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। हाँ बाकी तात्या तोपे एक्चुअली दोनों का हेल्प कर रहे थे, वो कानपुर में भी थे एंड वो यहाँ झांसी में भी थे, ठीक है। तो वो याद रखना बस। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में नाना साहिब थे, ठीक है, नाना साहिब जो पेशवा थे उस टाइम में डॉक्टर वो। बिहार में कौन था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। हाँ ये Correct. थोड़ा इम्पोर्टेंट हो दिल्ली में? जाता है, पर रिसेंटली न्यूज में भी था कुंवर सिंह के बारे में। हाँ करेक्ट। तो आई गेस 80 इयर्स ऑफ एज थी इनकी जब इन्होंने ये चालू किया था ये मिशन इन्होंने, तो इस सेंस में काफी हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल थे। सो एक जमींदार थे, इनका प्रॉपर्टी चला गया था वो ब्रिटिश की वजह से। नेक्स्ट दिल्ली में कौन थे? बख्त खान, जनरल बख्त खान। हाँ मतलब नाम तो बहादुर शाह का ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको लीड जनरल बख्त खान कर रहे थे। एंड लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट बरेली में खान बहादुर खान। करेक्ट, खान बहादुर खान। तो ये लीड कर रहे थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो ये लीडर्स याद रख लेना कौन कौन से रीजन से एसोसिएट थे। टाटिया टोपी जो थे वो दोनों से एसोसिएट थे, वो झांसी से भी थे एंड वो कानपुर से थे, दोनों को हेल्प कर रहे थे, ठीक है। सो अल्टीमेटली पता ही है सबको कि यस हाँ ब्रिटिश के साइड से भी थोड़ा याद रखने से अच्छा है, बिकॉज क्वेश्चंस में तो आए थे मतलब। हाँ तो झांसी में इफ यू गाइस रिमेम्बर, हाँ करेक्ट, ह्यूरोस, ठीक है। एंड बनारस में जेम्स नियल है। फिर लखनऊ में लखनऊ में लॉरेंस थे, लॉरेंस हैवलॉक आउटरैम, ये 3 थे। कानपुर में व्हीलर था, व्हीलर एंड कैम्पबेल। दिल्ली में विलोबाई एंड निकोलसन एंड हडसन। मतलब एक बार देख लेना, झांसी का इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आया था, मतलब हमारे इस टेस्ट में, विजन टेस्ट में। हीरोज राइट, तो हीरोज को याद रखना।
अल्टीमेटली पता ही है ये पूरा रिवोल्ट को इजीली सप्रेस कर देते हैं ब्रिटिशर्स। कारण बहुत सारे रहते हैं। एक तो एक स्ट्रांग लीडरशिप नहीं होती है, एक यूनिफाइड विजन नहीं होता है कि करना क्या एग्जैक्टली। फिर ये जो रिवोल्ट थे मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड थे। सदर्न इंडिया अंडर मतलब वहां पे सब कुछ आराम से चल रहा था, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मिडिल क्लास कोई फेवर में नहीं आया था, ठीक है। तो उस सेंस में कह सकते हैं कि इजीली इनका हार निश्चित था, ठीक है। एंड अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि कुछ एक चीजें जरूर रहती है, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहती है, ठीक है, कि सब लोग वो मानने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ जो एक मुगल एम्परर है उसी को हम लोग सॉवरन मानेंगे। तो वो चीज में हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यही था आई गेस इसके अंदर इम्पोर्टेंट। तो बाकी और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? इंक्लूड नहीं ये किया ना, ये पहला नेटिव सोल्जर अपराइजिंग नहीं था। हाँ करेक्ट। 1857 वाला। तो पहला नेटिव अपराइजिंग कब तक देखते हैं हम लोग? पहली म्यूटिनी कब देखते हैं, टू बी स्पेसिफिक? 1806 वाला म्यूटिनी। हाँ, वैसे उससे पहले भी एक दो म्यूटिनी हुई है, बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वेलोर म्यूटिनी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वेलोर प्रेजेंट डे तमिलनाडु के अंदर है। एंड यहाँ पे जो रिलीजियस सिंबल थे इनको रिप्लेस कर दिया था, उनका पूरा एक सेक्युलर ड्रेस दे दिया था इनको। तो जो रिलीजियस साइन पहनते थे वो हटा देते थे। तो उस सेंस में एक थोड़ा गुस्सा आ गया था लोगों के अंदर, या जो सोल्जर्स थे उनके अंदर। एंड वहां पे पहली वेलोर म्यूटिनी होती है, ठीक है। तो आई गेस टिप्पू सुल्तान के साथ कोई सन या ग्रैंड सन होते हैं, उनको वो डिक्लेयर करते हैं कि ये राजा वगैरह होंगे यहाँ के। बट अल्टीमेटली वो भी इजीली वो सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज याद रखना, ठीक है। अल्टीमेटली फिर कंक्लूजन क्या होता है इसका? व्हाट हैपेंस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हाँ तो वो देख लेना, एक्ट वगैरह जो फिर आ जाते हैं इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो अलग से एक्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें उसको कवर कर लेंगे। आज के लिए आई गेस पार्ट डन है हमारा, ठीक है। जितना टॉपिक था उतना हम लोगों ने कवर कर लिया। एक सेकेंड